अब हम करेंगे वन शॉट यूनिट 2 का, तो काइनेमेटिक्स का वन शॉट होगा। इसके अंदर देखें हुआ कुछ जूं है, क्योंकि हमने कुछ इसका शुरू का पार्ट हमने पहले शूट कर रखा था तो डिलीट हुआ। आगे के पार्ट में आपको जो मेरा हुलिया है थोड़ा और नज़र आएगा, अभी और आएगा, ठीक है। तो बालों में फ़र्क आएगा, दाढ़ी में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये है कि अभी मैनेज कर लो, पढ़ाएंगे हम वही, लेकिन वो पार्ट डिलीट होने की वजह से दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स आती है मैकेनिक्स से। एक मैकेनिक्स है, एक डायनेमिक्स है, आपको पता है। मैकेनिक्स के अंदर ब्रांचेस होती हैं दो, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं लेकिन विदाउट काज ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो लेकिन उसकी काज क्या है, वजह क्या है, क्यों मोशन कर रहा है, इसको नहीं पढ़ा जाता है। तो खैर वो काइनेमेटिक्स होती है। मैकेनिक्स क्या है, जस्ट बोल दोगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ में हम ये लिखें अगर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी वजह क्या है उसको ना पढ़ें, जैसे कि उसे हम काइनेमेटिक्स कहेंगे। तो काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चा, काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट काज, यानी कि उसकी वजह नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो हो रहा है, होने दो। डिस्टेंस कवर हो रहा है तो होने दो। हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्यों हो रहा है, किस वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। और अगर बॉडी के अंदर वेलोसिटी है, स्पीड है तो है, किस वजह से है, हम इस बात को नहीं पढ़ेंगे। यानी कि फोर्स की वजह से है या इंजन की वजह से है कार के या गाड़ी की, उस वजह को नहीं पढ़ने वाले। या दूसरी तरह समझिए बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो क्यों है, इस वजह को नहीं पढ़ना को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, सही है। अब इसके अंदर दो अहम चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है ना चेंज ना करे पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि पोजीशन चेंज ना करें, यानी कि नो चेंज इन पोजीशन। रेस्ट में क्या होता है, नो चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो नो चेंज इन पोजीशन मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, 1 सेकंड हुआ अभी भी यहाँ, 2 सेकंड हुआ अभी भी यहाँ, 3 सेकंड हुआ अभी भी यहाँ, तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या समझे आप कि सराउंडिंग के लिहाज से मैं किस में हूँ भाई, रेस्ट में हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आप अगर मेरे सराउंडिंग है तो आपके लिहाज से मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह से 1 सेकंड हुआ तो भी यहाँ पे था, 2 सेकंड हुआ तो भी यहाँ पे हूँ, 3 सेकंड हुआ तो भी यहाँ पे हूँ। इट्स मीन कि मैं रेस्ट में हूँ। इसका मतलब क्या समझिए आप कि मैं रुका हुआ हूँ। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, चेंज पोजीशन होती है, यानी पोजीशन चेंज होती है, चेंज इन पोजीशन होता है। क्या मोशन यानी कि जो है वो चेंज इन पोजीशन होती है, यानी कि अपनी जगह बदल रहा होता है सराउंडिंग के लिहाज से। जैसे 1 सेकंड हुआ मैं इधर, 2 सेकंड में मैं इधर, 3 सेकंड में इधर, तो मेरी पोजीशन चेंज हो ही जा रही है, तो ये मोशन होता है। अब एक चीज़ पूछा जाता है कि रेस्ट और मोशन की एग्जांपल दें, तो ये आपके स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, बुक ऑन टेबल, यानी कि टेबल की अगर बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे, इंक्लाइन। तो इसी तरह यहाँ पे मोशन ऑफ कार या मोशन ऑफ कोई भी लिख लो, फैन लिख लो, जो भी दिल करता है। कोई भी चीज़ चल रही हो, घूम रही हो, गोल गोल घूम रही, जैसे घूम रही हो उसको आप क्या कह दोगे, उसको कह दोगे कि वो मोशन में है। अब ये पूछा जाता है अक्सर रेस्ट एंड मोशन कैसे रिलेटिव है। रेस्ट रिलेटिव का मतलब है इस दुनिया में कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी दूसरे फ्रेम के लिहाज से वो मूव कर रही होती है। अब इस बात का मतलब क्या है, यानी कि चल रही होती है। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, ठीक है। अब कोई बंदा बाहर चांद से मुझे देखेगा तो ज़मीन तो चल रहा है, या किसी और प्लैनेट, किसी और सियारे से हमें देखेंगे तो हम तो चल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम रुके हुए नहीं हैं। इसी तरह अगर मान लें आप दो बंदे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वही बंदे गाड़ी में एक दूसरे को रुके हुए देखेंगे, बाहर से कोई देखेगा तो उनको लगेगा गाड़ी चल रही तो ये भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे हम कि अगर गाड़ी के अंदर हम ले लें पैसेंजर, इसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 2 बंदे हैं, एक बंदा बाहर है। अब ये पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए एंड पर्सन बी आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन अ बस। ये बस है, मान ले बस के अंदर जो पर्सन ए एंड पर्सन बी है वो क्या है, रेस्ट में है एक दूसरे के लिहाज से। लेकिन इस तीसरे यानी सी पर्सन के लिहाज से दे आर इन मोशन। तो इट्स मीन कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो ऐसी बात आप लिख लोगे, कंसिडर अ 2 पर्सन या 2 पैसेंजर सिटिंग ऑन अ बस, दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड अ पर्सन, आउटसाइड अ पर्सन, आउटसाइड अ पर्सन, आउटसाइड अ पर्सन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की कितनी टाइप्स है, तो मोशन की टाइप्स है सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे ध्यान करो बस, रेस्ट एंड मोशन कैसे रिलेटिव है, इस बात को लिख लो जो मैंने बताया। ट्रांसलेटरी मोशन द मोशन विच ऑल पॉइंट या ऑल पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली
इन स्ट्रेट सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे तमाम पार्टिकल, जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो तमाम पार्टिकल क्या है, मेरा हाथ, मेरा ये दायां हाथ, बायां हाथ, ये मार्कर, साथ में मेरा सर, मेरा नाक, मेरा मुंह, ये सब मेरे पार्टिकल समझो अभी के लिए। तो ये सब एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या ये डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, या ये डायरेक्शन कर्व भी हो सकती है। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा मोशन ट्रांसलेटरी है, क्यों है, क्योंकि मैं स्ट्रेट पाथ में जा रहा हूँ और मेरे पार्टिकल भी स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट पाथ में भी हो सकता है और कर्व पाथ में भी हो सकता है। अब देखो कर्व पाथ में मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त भी मेरे पार्टिकल, नाक वगैरह अभी भी वो सर्कल में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे, हम कह सकते हैं ऑल पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट और कर्व पाथ, सीधा रास्ते में या कर्व पाथ यानी कि गोल गोल रास्ते में भी मूव कर सकते हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन की हमने फर्दर टाइप्स ले रखी है। सबसे पहले आती है इसमें लीनियर, लीनियर को रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल बहुत सारी है, जैसे फ्री फॉल मोशन हुआ, मोशन आप कहें कि यो वो है यार, मोशन ऑफ बी, मक्खी का मोशन हो गया, बटरफ्लाई का मोशन, यानी कि इसके 3 टाइप्स की जो भी एग्जांपल्स आएंगी, यानी लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी की एग्जांपल है, रैंडम मोशन ट्रांसलेटरी की एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी की एग्जांपल है। ये तीनों जो मोशंस की टाइप्स हैं, इन्हीं की जो एग्जांपल्स हैं वो सब के सब क्या हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की ही एग्जांपल्स हैं। सही है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, मैंने आगे बताया है, क्वेश्चन में आगे करवा रहा हूँ ना, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लें। तो लीनियर मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे मोशन ऑफ फ्री फॉल, जैसे मार्कर है ये सीधा आ रहा है नीचे, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि इसमें रैंडम मोशन, भाई रैंडम मोशन का एक और नाम भी दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या, ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। रैंडम मोशन का दूसरा नाम क्या है, ब्राउनियन मोशन। तो ये इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी होता है। तो इसके एग्जांपल मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, मोशन ऑफ मक्खी वगैरह, मोशन ऑफ मक्खी वगैरह, मोशन ऑफ मक्खी वगैरह के मोशन जो है वो क्या होता है, रैंडम मोशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर मोशन। भाई कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कुलर कर्व पाथ में जो मोशन होता है। इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या कुछ आ सकती है, मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ। मून का अपने एक्सिस के गिर्द है वो रोटेटरी है, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, देखो अब ये कोई कहे रोटेटरी नहीं है भाई, एक कर्व पाथ पे घूम रहा होता है अर्थ। अगर ये सन ले ले और ये अर्थ ले ले, अब इसका रास्ता कर्व है, तो ये अर्थ का मोशन जो सन के गिर्द है ना, ये आपके पास सर्कुलर मोशन है। लेकिन अर्थ का खुद अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन है वो क्या है, वो हमारे पास रैंडम मोशन होगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाली चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये ग्लोब है ना, ये अर्थ है, देखो अर्थ ऐसे घूमती है, ये मेरा सर जो है ना, मैं वो हूँ, सन हूँ, तो ये ऐसे ऐसे होके जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखे ये सन है, मेरा सर जो है वो सन है, ठीक है। अब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है, थोड़ा पास ले जाओ, घूमते हुए जा रहा है, घूमते हुए जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये इसका खुद घूमना ये रोटेटरी है, और ये मेरे गिर्द घूम रहा है, तो मतलब ये इस वजह से ये सर्कुलर है, तो इसी वजह से ये सर्कुलर है। तो अर्थ जो है सन के गिर्द, तो जैसे मेरा सर के गिर्द घूमता है इस तरह घूमता है, तो मेरे लिहाज से ये गोल घूमना हुआ ना, ये कैसे घूमता है, मेरे लिहाज से गोल घूमता है, तो ये सर्कुलर मोशन है। ये खुद जहाँ से जिसके गिर्द घूमता है वो इसका रोटेटरी मोशन कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो अब आ जाओ, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस। अबाउट फिक्स एक्सिस जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अबाउट फिक्स एक्सिस जो मोशन होगा उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ लट्टू, मोशन ऑफ और भी मोशन ले सकते हो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस के गिर्द मोशन है ये हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। अब आ जाओ, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे और पीछे का मोशन। अगर ये हम सिंपल पेंडुलम ले तो इस सिंपल पेंडुलम का आगे भी मोशन होगा, फिर उधर से इधर आएगा, इधर से पीछे जाएगा, इधर से। ये आगे पीछे जो मोशन होता है ये हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। जिधर ये लटकी हुई है तो ये रुकी हुई पोजीशन है, इसको एक मीन पोजीशन कहा जाता है। ये आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। 10 में शायद नहीं था, अभी नहीं है। तो मीन पोजीशन के जिधर ये रुका होता है ये मीन पोजीशन होती है, इससे आगे पीछे जा रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। ये आगे जाना टू हो गया, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। बैक एंड फॉरवर्ड मोशन भी बोल सकते हैं।
टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जो मोशन करती है कोई भी चीज़, वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसके अलावा देखें तो हम जो मोशन ऑफ मेस अटैच टू स्प्रिंग है, ये भी हमारे पास एक तरह से क्या होता है, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन होता है, क्योंकि स्प्रिंग को भी ऐसे छोड़ दोगे तो ये भी टू एंड फ्रो करेगा। एक जोयो करके एक चीज़ होती है, रबड़ सी होती है, स्प्रिंग सी होती है, उसको ऐसे ऐसे ठक ठक करते हो ना तो ऊपर नीचे होता है, तो वो भी आपके पास क्या कौन सा मोशन कर रहा होता है, वाइब्रेटरी कर रहा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। अब यहाँ पे एक एग्जाम क्वेश्चन ये पूछते हैं अक्सर कि इनके बीच में फ़र्क बताओ, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी के बीच में डिफरेंस बताओ, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद करके जाना, बहुत सारे सालों में पूछा गया है, इसलिए बोल रहा हूँ। इनके बीच में एक इस पे स्टार डाल रहा हूँ, एक इस पे स्टार डाल रहा हूँ, अभी तक ये दो चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब अगर डिस्टेंस की बात करें ना, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये एक्चुअल पाथ होता है, जैसे जैसे बॉडी यहाँ से जाएगी वैसे वैसे उसका डिस्टेंस होगा। और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो आपके बुक के हिसाब से है वो मैं बता देता हूँ। इसको अगर एस से लिखते हैं, इसको एस के ऊपर एरो लिखते हैं, इसकी यूनिट अगर मीटर है तो इसकी यूनिट भी मीटर है, अगर ये स्केलर है तो वो क्या है मेरे भाई, वेक्टर है। इस बात का मतलब हम यहाँ पे स्पेशल केसेस ले रखे हैं, उधर से समझेंगे, ठीक है। तो अगर ये पूछते हैं अक्सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप ऐसी बात लिख लेते हो। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, जिसकी बिना पे आप आगे वेलोसिटी और स्पीड या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जिस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको आप सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। तो अब आ जाओ इसकी केसेस को, लाजमी बुक में नहीं है आपके बुक में ये केसेस, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी समझ के लिए, या कह लें आगे के लिए जो स्पीड एंड वेलोसिटी है उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए इन केसेस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इन केसेस के पढ़े आप उन केसेस को इतना अच्छा एब्जॉर्ब, इतना अच्छा समझ नहीं पा सकते हो, तो इसलिए इसको वहाँ के साथ लिंक करके समझना है। अब सुनो, यहाँ पे ये केस 1 है, हाँ सर केस 1 है, तो मान के चले एक बॉडी इधर से इधर जा रही है, तो इसका कितना होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर जा रही है, तो इसका मतलब मान ले 5 मीटर है। तो ये बॉडी ए से बी गई, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ गई, ए से बी गई। अब मैं पूछूं इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी जाने पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी डिस्टेंस जो है वो होता है एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ जितना चलिए वही ले लेंगे, तो हम कहेंगे एक्चुअल पाथ कितना होगा मेरे भाई, 5 मीटर ही होगा। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप कह दोगे सर जी इसका शॉर्टेस्ट, ए और बी तो दोनों आमने सामने ही है, कोई शॉर्ट रास्ता बनता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सामने है, तो आप कह दोगे सर जी इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। +5 इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आप ऐसे खड़े होकर सोचो आपका दाएं हाथ उधर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसको प्लस पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, डिस्टेंस जो है वो बराबर हुआ किस चीज़ के, डिस्टेंस बराबर हुआ डिस्प्लेसमेंट के नहीं, बल्कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ। ऐसा कहना गलत है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होते, बल्कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, ये याद रखें। अच्छा सही है, तो ये केस हमें समझ आए कि जब स्ट्रेट पाथ पे जाते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। अब कोई पूछे यहाँ पे क्यों इक्वल हो गए, तो आप बोलोगे इसलिए इक्वल हो गए बिकॉज पाथ क्या था, पाथ स्ट्रेट था, बस ये याद रखें, पाथ क्या था, स्ट्रेट था, यानी सीधा रास्ता था, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुए मेरे भाई, इक्वल हो गए। ये बात समझ पा चुके हो, हाँ सर। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं पूछूं केस 2 में, यहाँ से एक पार्टिकल गया, बॉडी गई यहाँ से यहाँ गई, ए से बी गया कोई बॉडी, ठीक है, फिर बी से कुछ यहाँ पे आ गया, वापस पीछे आने लगा। अब मैं पूछूं आपसे, यानी सी पे आने लगा, अब मैं आपसे पूछूं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दें, तो सबसे पहले आप कहोगे सर जी डिस्टेंस जो हो ना एक्चुअल पाथ होता है, जैसे चला है वैसे आप प्लस करते हुए जाओ, आगे जाने में 5 मीटर, पीछे कितने आया 1 2 यानी कि 2 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 + 2 यानी कि 7 मीटर हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। अब यहाँ डायरेक्शन के लिए हमें आई कैप जे कैप वगैरह जाने बतानी पड़ती है, वो आपके उस सिलेबस में नहीं है, 10th में जाके वहाँ पे आप सीखोगे ये चीज़ें। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट में आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बोलोगे सर जी डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। भाई शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे लिखना काफ़ी नहीं है, साथ ये भी लिखोगे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब आपसे मैं पूछूं क्या ये इसका स्टार्ट कहाँ से था, वो इसका इनिशियल होगा, तो आप कह दोगे सर ये यहाँ से इसका इनिशियल है और यहाँ से इसका क्या है सी पे इसका फाइनल है, तो
तो अब मैं पूछूं फाइनल और इनिशियल के बीच में शार्ट रास्ता ये बचता है, फाइनल और इनिशियल के बीच में शार्ट रास्ता कौन सा बचता है, ये बचता है, इतना इतना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, तो 1 2 3, तो इसका मैं कह दूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 है, +3 इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ है। तो हमने कह दिया अब इस दफ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं आए, तो मैं कहूँगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों इक्वल ना आने की वजह बताओ। तो आप कहोगे सर जी इसलिए नहीं क्योंकि पाथ स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे आप कह दो कि जैसे यहाँ पे क्यों इक्वल था, तो आपने कह दिया था पाथ स्टेट है, यहाँ पे पाथ स्टेट नहीं था, ठीक है, पाथ नॉट स्टेट, पाथ नॉट स्टेट यानी पाथ जो है वो सीधा नहीं था, इस वजह से आप कह दोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सके। इतनी बात समझ गए। अब यही सिचुएशन यहाँ पे ले रखी हमने कि हम ए से बी, बी से वापस ए पे आ रहे हैं, यानी ए से बी गए, यानी ए से बी चले हो ना, ए से बी चले गए, वापस वहाँ पे आ गए हो। तो अब मैं आपसे पूछूं, ये स्पेशल केसेस याद रखने, आखिर में मैं निचोड़ बता दूंगा इस सबको, समरी क्या होगी। अब मैं पूछूं, जैसे इसके देखें तो इनिशियल यहाँ पे है, हाँ सर इनिशियल यहाँ पे, अगर मैं पूछूं इसका फाइनल बता दो तो आप बोलोगे सर फाइनल वापस ए ही है क्योंकि लोड के ए पी ही आया, तो इसका मतलब है इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो इसका हुआ 5 आगे जाने में और 5 पीछे आने में, तो इसका मतलब है 5 और 5, तो इसका हो जाएगा 10, यानी कि 10 मीटर होगा। अब आप पूछ सकते हैं पीछे आया तो सर जी माइनस कर लो, नहीं माइनस नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर होता है। अब अगर आप मैं आपसे पूछूं वो बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कहेंगे सर आगे जाने को +5 ले लें, पीछे आने को -5 ले लें, तो इसलिए मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आया, तो इसको माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे भी कर सकते थे, देखें 5 आगे था 2 पीछे था, तो आप ऐसे भी 3 ला सकते थे, 5 - 2 ऐसे भी 3 ला सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आगे जाने को पॉजिटिव ले लिया, पीछे आने को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है भाई, वेक्टर है तो आप कहोगे आगे जाने को पॉजिटिव, वापस आने को नेगेटिव लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये 0 आ गया, तो आप यहाँ से ये गौर कर रहे हैं कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है और डिस्टेंस 0 नहीं हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ चुका है, डिस्टेंस 0 नहीं आया है। तो इसकी वजह क्या है, वजह इसलिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कब हो सकता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। क्या सेम है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहीं पे भी सेम होंगे और वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इनिशियल फाइनल पॉइंट के सेम होने पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात याद रखें। जैसे अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है, जैसे कोई चीज़ आगे गई वापस पीछे आए, डिस्प्लेसमेंट 0। जैसे अगर कोई चीज़ सर्कल में घूमी, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आगे क्वेश्चनों में काम आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया था वापस यहाँ पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है सर्कुलर रेक्टेंगुलर पाथ में, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसी, जैसे भी चली हो वापस उधर आ रही, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो अब लास्ट केस नंबर 4 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अब अगर पार्टिकल ए से बी गया है, हाँ बी गया है, तो ए से बी गया, बी से वापस ए आया, तो हम कहेंगे ए से बी गया, बी से वापस ए आया, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा और पीछे इधर 3 तक ले जाऊं, तो अब मैं पूछूं सी तक गया है, बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप कहेंगे देखें ये होगा कि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ होता है, जैसे चला वैसे, 5 आगे 5 पीछे। अब इस तरफ डिस्प्लेसमेंट के केस में पॉजिटिव लोगे, पीछे आने के लिए पॉजिटिव ही लोगे, तो फिर 3 पीछे जा रहा है तो 3 प्लस करोगे तो ये 13 होएगा, क्योंकि माइनस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्टेंस के केस में हो जाता है। अब नहीं, डिस्टेंस के केस में प्लस ही करना होता है, माइनस का सवाल नहीं बनता। डिस्प्लेसमेंट के केस में आप ऐसा कर सकते हो कि माइनस करना होगा, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे सर जी आगे जाना प्लस हो गया, पीछे आना माइनस हो गया, फिर ये और पीछे जा रहा है तो -3 हो गया, तो ये तो कट हो जाएंगे -3 मीटर। तो इसका क्या समझे आपने, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। सुनो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया, नेगेटिव आया, और डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, डिस्टेंस पॉजिटिव आया। तो आप ये याद रखें कंक्लूजन में कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं
लेकिन तब होंगे जब पाथ स्टेट होगा। इक्वल कब नहीं होंगे, जब पाथ स्टेट नहीं होगा। डिस्टेंस कब जीरो नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो ये केस नंबर 3 है, याद रखें। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, ऐसे सवाल पूछेंगे, मैं आगे एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर मैंने कहा यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पर एक बात याद रखें कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, बड़ा आता है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। लेकिन एक केस में बराबर होगा, वो है जब पाथ स्टेट हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ऐसा कहना गलत है, लेकिन इक्वल भी हो सकता है। तो आप कहोगे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर इसी तरह कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस, ये भी कहना गलत है, क्योंकि लेस इक्वल भी हो सकता है अगर पाथ स्टेट हो। उसके बाद में अभी आगे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन होंगे, आप उनको गौर से सुनना, ठीक है। तो अब हम बच्चे अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस रहते थे उनको हमने करना है। तो कह रहा है कि कैन डिस्टेंस बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस हो सकता है या नहीं। देखें, इसके लिए 4 केसेस थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ये बात याद रखें, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता था, हमने ये चीज़ देख ली थी, या तो ज़्यादा आता था डिस्प्लेसमेंट से, ये हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन एक केस में इक्वल होता है। वो केस कौन सा है, लेकिन एक केस में इक्वल होता है, वो केस है जब पाथ स्टेट हो। तो ये बोल रहा है कैन डिस्टेंस बी लेस देन, ना भाई, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ से लिखो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल, it is always greater than displacement, but when path is state, then at that situation distance and displacement will be equal। तो आप ये इससे ये और पिछली एग्जांपल में से ऐसी कोई एग्जांपल उठा लो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा होता है डिस्प्लेसमेंट से, वो केसेस थे उनमें से, फिर आप जवाब दे सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे आर मे नॉट बी इक्वल। बोल रहे हैं मे और मे नॉट, मे मतलब हो सकता है, मे नॉट नहीं भी हो सकता है। तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं। कभी भी दोनों इक्वल इस तरह नहीं होते, ये कहना गलत है कि इक्वल होते हैं। देखो, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल देंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे आर मे नॉट बी इक्वल। तो मे व्हेन, मे मतलब हो सकते हैं, तो कब हो सकते हैं वो बात लिखोगे, मे नॉट कब नहीं हो सकते हैं वो बात लिखोगे। तो हो सकने वाली बात क्या लिखोगे, पाथ अगर स्ट्रेट हो, पाथ अगर स्ट्रेट हो तो तब आप कह दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मॉड मैंने जो लगाया ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, मॉड, इसको मैग्नीट्यूड अब लिखो अपने इंग्लिश में, इफ पाथ स्ट्रेट देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, ये लिखोगे। दूसरी बात, में हो सकने वाली, यानी हो सकता है, मे नॉट कब नहीं हो सकता, दूसरा लिख लोगे। पाथ इज नॉट स्ट्रेट, यानी कि पाथ स्ट्रेट ना हो, पाथ नॉट स्ट्रेट, ये सीधा ना हो, ठीक है। जैसे मुड़ के वापस पीछे आया था केस में, देखा था पीछे आ गया तो तब नहीं हुआ था, तो तब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये डबल लाइनों का मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा किसके, डिस्टेंस के। तो ये आप ऐसे जवाब दे दोगे, इसको अंग्रेजी में लिख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, PYQs, ये पुराने साल में पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वही ये कर लोगे, मुझे पता है आता है आप लोगों को। MCQs देख लो, ऐसे MCQs पूछे जाते हैं, 2-3 तरह के MCQs हैं इधर में, वो आपको 2 तरह के मेनली पूछते हैं आपके लेवल तक, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के MCQs होते हैं। अब देखिए, बात ये है ना कि एक बॉडी है जो कि चल रही है, किस तरफ जा रही है, 2 किलोमीटर। अब नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए आपको, ये लाइनें तो पता है ना, ये पहले चैप्टर में पढ़ी थी। नॉर्थ होता है ये ऊपर, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, ऐसा है ना। अब ये सब आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। अब सुनो, एक बॉडी है, कह रहा है कि 2 किलोमीटर चली है नॉर्थ की तरफ, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ तो बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं अपने से ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ इधर, मान लें यहाँ तक जाते जाते 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई है। उसके बाद क्या हुआ, देन 2 किलोमीटर ईस्ट, 2 किलोमीटर ईस्ट उधर है, ईस्ट इधर है। अगर 2 किलोमीटर वेस्ट बोलता तो उधर लेके जाते, अब ईस्ट बोला है तो इधर ले आ रहे हैं, ठीक है जी। मान लीजिए 2 किलोमीटर चली है, ये कितना चल गई है, 2 किलोमीटर चल गई। अब पूछ क्या रहा है, हिज डिस्टेंस
उसकी जो डिस्टेंस है वो भी बताओ, उसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बताओ। अब देखो डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ, मतलब एक्चुअल पाथ का मतलब क्या है, जिस रास्ते से जैसे जैसे गई है वही डिस्टेंस होगा। जैसे मैंने कहा जैसे जैसे गई, कहाँ से गई, ये जो रेड लाइन है उधर से गई, तो मैं अगर आपसे कह सकता हूँ कि एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आपको नज़र आता है उसी को आप डिस्टेंस बोलते जाओगे, 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर कहोगे, ठीक है। अब दूसरी बात है डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट की थी तो इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट ये है, और यहाँ से स्टार्ट किया तो ये फाइनल पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो फाइनल पॉइंट है। इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप ये निकालना चाहते हो ना, तो क्या ये एक ट्राइंगल बनती हुई दिखाई पड़ रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? हाँ है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्प्लेसमेंट वाली जगह क्या है आपको, यानी कि हाइपोटेन्यूज दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये पैथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि वो क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। पैथागोरस होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसी क्लास में पढ़ा होगा आप में से। तो ये हाइपोटेन्यूज को ही हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। वो हाइपोटेन्यूज ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब हो गया। अब हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर है तो खाली h चाहिए, तो भाई h को ख़त्म करने के लिए यहाँ स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ h के ऊपर से तो ख़त्म हो पाएगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर से ख़त्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में दरमियान में प्लस है। तो इसलिए हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, यानी हाइपोटेन्यूज ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए आप मान के चले ये अगर 90 डिग्री, इसको बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर हो, जिसको लेना है ले लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। तो ये हाइपोटेन्यूज है। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 निकलेगा, इधर से भी 4 निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कुल कितना आया, बोल भाई बोल, 8 आ गया। अब 8 को अगर आप ऐसे फैक्टर बनाओ, छोटी क्लासेस में बनाते तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 आ रहे हैं, 3 2। तो 3 2 को हम क्या कर सकते हैं, 3 दफ़ा लिख सकते हैं। 3 दफ़ा लिख के क्या करेंगे, 2 के ऊपर स्क्वायर करके 2 दफ़ा है ना, ऐसे है देखो, 2 2 2 2 2 2 2 है, तो ये स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बचपन में करते थे, ये 2 बाहर आएगा, 2√2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल चार्ट पूछ लेते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना, यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगता होगा, ठीक है। कुछ और तरह के भी होते हैं, लेकिन मैं वो आगे जाकर दिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन दिए हुए तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, वो वहाँ पर यहाँ पे समझाऊंगा तो टाइम बेवजह ज़्यादा हो जाएगा। अब ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए जहाँ पैथागोरस लगता हो, तो सबसे पहले आप नॉर्थ साउथ बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाओ, और उसमें किस तरफ गई है, नॉर्थ की तरफ गई, साउथ की तरफ गई, जिधर जिधर गई उस तरफ से आपने बॉडी को लेके जाना है, फिर उधर से पैथागोरस लगाना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अगर वो आपसे बेस डिस्टेंस पूछता है तो वो सबको प्लस कर दोगे जैसे जैसे बॉडी मूव की है। अब देखें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शायद कहीं एग्जाम्पल है या टिट बिट में है, मैं भूल गया हूँ, यहाँ एक्सरसाइज का ही लिखा है। तो बोल रहा है इफ आना 400 रनिंग ट्रैक, एक 400 रनिंग ट्रैक है, मान लीजिए कोई ट्रैक है, यानी कि ट्रैक है ये, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ कितनी है, 400 मीटर है। अब ट्रैक में ए ये है, बी ये है, मान ली ट्रैक का शुरू ये, ट्रैक का आखिरी एंड, एक शुरू यहाँ से हो रही है, ट्रैक खत्म यहाँ पे हो रही है। अब बोल रहा है यू आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। आपने शुरू यहाँ से किया है और ख़त्म भी वहीं पे कर रहे हो। शुरू यहाँ से किए, मान लीजिए शुरू ट्रैक के इस एंड से शुरू किए और ख़त्म कहाँ पे कर रहे हो, वापस उधर। स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टार्टिंग हुआ, यू आर स्टार्टिंग सेम है, एंडिंग भी वहीं पे करना चाहते हो। एंडिंग वहीं पे तब होगी ना जब आप लौट के आ जाओगे, तो तब एंडिंग भी वहीं पे होगी। तो इसका मतलब है एंडिंग और स्टार्टिंग सेम हो गई। तो हाउ मच डिस्टेंस यू कवर, भाई 400 जाने में 400 आने में, तो डिस्टेंस कितना होगा 800। डिस्टेंस कितना होगा 800। ये केसेस में हमने पढ़े थे, याद रखे आप लोग। हाँ 800 मीटर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई जिधर से गया था लौट के वही आया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम रखे हैं, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। तो ऐसे जवाब दे देना आपने, ठीक है। तो अब देखिए एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव फ्रॉम सम टाइम, एक बॉडी है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो मूव कर रही है। गिव ऐसी 2 सिचुएशन, 2 हालात बता दो जिसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो और डिस्टेंस 0 ना हो। ऐसी 2 हालत, एक हालत तो ये होगी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम,
ठीक है। ये एक ऐसा केस है यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। एक तो सिचुएशन यही बताओगे। सेकंड सिचुएशन में आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ऊपर वाली बता सकते हो आप, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में ये बताऊंगा, मान ले कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करिए, सर्कुलर पाथ में मूव करती रही। इसका देखो अब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसका जो डिस्टेंस है कितना होगा, डिस्टेंस होगा इस सर्कल की बाउंड्री के बराबर। सर्कल की जो बाउंड्री है वो कितनी होती है, सरकमफेरेंस होती है। सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, और इसका जो डिस्टेंस है वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ आफ्टर कंप्लीट 1 रोटेशन या कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, रोटेशन बोलोगे, इट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस मीन्स 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ये कहीं मैथ में पढ़े होंगे। अब हम बात करते हैं जी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बिकॉज स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, वापस लौट के ए से गई थी ए पे आ रही, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो आगे आएगा, मैं इसलिए यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने हर वेराइटी के क्वेश्चन पूछे हैं। इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, यानी हाफ आधा घूम जाए यहाँ तक, वो मैं आगे आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको वेलोसिटी और स्पीड के अंदर आ रहा है वो, तो वहाँ पे मैं करा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहो। अब देखें, अब यहाँ पे क्या है कि स्पीड क्या होती है, आपने क्लासेस में पढ़े होंगे, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, ये सब चीज़ें आपको पता है। डिफरेंस आएगा तो वो लिख लोगे ना, डिफरेंस तो आसान ही होता है, तो ऐसा पूछते भी नहीं है मुझे लगता है यहाँ तक, क्योंकि घुमा के पूछने इनकी आदत होती है, तो घुमा के पूछेंगे, उसके लिए सवाल तो लेके आए, इतने सवालों की बौछार है भाई, करने वाले बनो। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर देंगे, सही है। इसी तरह जो इसकी टाइप्स है उसमें से एवरेज स्पीड बहुत अहम है, तो यहाँ इसका मैं एक काम की चीज़ लिखाऊंगा कि इससे आपके सारे सवाल बनते हो, क्योंकि आपने डिस्टेंस पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क अच्छे से जान गए हो, तो स्पीड वेलोसिटी बहुत आसान गेम है। अब देखें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, तो इसका मतलब है इसकी और भी टाइप्स है सर, और टाइप्स कौन सी है, और टाइप्स में आपसे पूछूं तो आप कह दोगे सर और टाइप्स है जी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड उसे कहेंगे जहाँ पे बॉडी कवर कर रही होगी डिस्टेंस एट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कभी भी पूछते नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे वो लें, मतलब मजाक बड़े जिस तरह के पूछते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एट वेरी स्मॉल टाइम, बहुत कम टाइम में। मान ले आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपकी नज़र जो स्पीड बताता है उस पर पड़ गई, ठीक है जी, उस पर पड़ गई, तो उस वक्त जो आपको स्पीड नज़र आई वो आपकी इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। नेक्स्ट होती है इसमें यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब बॉडी कवर कर रही हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब क्या है, मान के चले एक रोड है सीधा, अब इसका मैं कुछ हवाला दूंगा ताकि आगे आपको जो मैं ग्राफ समझाऊंगा ना वहाँ पे भी ये काम आएगा। अब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है ना, इक्वल डिस्टेंस, मान के चले यहाँ पे टाइम है 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, 7 सेकंड हुआ, 8 सेकंड हुए। नीचे मैंने टाइम ले लिया है, ठीक है, ऊपर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। मान के चले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, इस तरह यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 32 है। अब ऐसा मीटर डिस्टेंस है, जहाँ से आप बाइक लेके निकले हो, जहाँ पे बाइक से या साइकिल से आप चला रहे हो इसको, ठीक है, तो चलाते हुए आप जा रहे हो यहाँ से। अब मैं पूछूं हर सेकंड में इसकी स्पीड बताओ, तो मैं बोलूँ दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड बताओ, तो देखो पहले सेकंड में बताओ, 8 फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में, तो आप कहोगे स्पीड इक्वल होता है सर जी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। अच्छा, तो आप डिस्टेंस कितना रखोगे पहले सेकंड के लिए, नीचे डिस्टेंस है 4 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकंड, तो इसकी स्पीड कितनी आई 4 मीटर पर सेकंड। मैं पूछूं कहीं और चेक करो, चौथे सेकंड में, यानी कि 4 सेकंड में चेक करो। 4 सेकंड में चेक करने का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर लोगे। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 16 है, टाइम कितना है 4 है, 4 4 16, यानी कि 4 मीटर आया, दोबारा 4 निकला। अब मैं बोलूँ 6 में चेक करो, भाई 7 में चेक कर, किसी का दिल करता है 7 में चेक करें, तो 7 सेकंड में चेक, किसी में भी चेक करो भाई, आप खुद ही चेक करो। 7 में कितना है, डिस्टेंस 28 है, 28 है, और टाइम कितना है बोल भाई 7 है, 7 4 ज़ा 28, तो मतलब क्या आ रहा है, एट एवरी सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड इज सेम। डिस्टेंस सेम है तो इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी, स्पीड यूनिफॉर्म होगी। तो हमने इस तरह स्पीड ले ली। अब इसी को मैं ग्राफ का थोड़ा टच दे देता हूँ
को इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, देखिए हर सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मतलब हर सेकंड में 4 मीटर ज़्यादा कवर हो रहा है। पहले सेकंड में 4 था तो दूसरे सेकंड में 8 हो गया, तो उससे अगले सेकंड में 12 हो गया। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मतलब 4 का इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, हर सेकंड में 4 मीटर बढ़ रहा है। तो अगर किसी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आपको मैं बोल दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बॉडी एक सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही होगी। अगर मैं बोल दूँ किसी बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में वो 4 मीटर वेलोसिटी कवर कर रही होगी, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी। अब यहाँ पे मैं बोल दूँ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर स्पीड बोल दूँ, स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या समझिए कि हर सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्योंकि स्पीड आती है डिस्टेंस से। तो आप बोलोगे एक सेकंड में इतना 4 मीटर का डिस्टेंस हो रहा है। इसी तरह मैं वेलोसिटी का बोल दूँ तो आप बोल दोगे कि एक सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, क्योंकि वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट से। अब इसका एक मैं ग्राफ बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का है ना, तो इसी के लिए ग्राफ में आप आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये मैं वहाँ पे जाके ये चीज़ें आपको वहाँ पे एकदम में ग्राफ बना लूँगा। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि मैं यहाँ इस तरह का डेटा ले रखा है, तो इसके लिए ग्राफ में इसको कैसे शो करते हैं। जैसे आप साइकिल लेके चले हो ना, यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, तो इसको ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ कुछ और तरह से दिखाई देगा। क्योंकि जैसे आप रोड पर जाते तो आपको ठीक लगता है कि भाई एक मीटर में इतना, एक सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, फिर एक सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये बात आपको समझ आ रही है। लेकिन इसी बात को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो फिर आपको कुछ और तरह से नजर आएगा। मैं वहाँ पे भी शुरू करा सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया है, तो वहाँ की बात भी हम छेड़ लेते हैं। अब देखिए थोड़ी सी बात है, अब अगर मैं कहूँगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो मान लें यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ। वो उसी तरतीब से वही वाला डेटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 7 सेकंड 8 सेकंड। फिर यहाँ पे इसी तरह हम डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस हमने लिया था वहाँ पे, यानी कि 4 लिया, 8 लिया, 12 लिया, 16 लिया, 20 लिया, 24 ले लिया, 28 ले लिया, 32 ले लिया। अब अगर इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहें आप तो कर सकते हैं। देखिए 1 सेकंड था तो 4 पे था, जब 1 था तो 4 पे, 2 था तो 8 पे, देखो 2 था, 1 था तो 1 सेकंड से जाएंगे, 4 था तो इधर से जाएंगे, 2 था तो इधर से गए, फिर इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए। तो भाई एक स्ट्रेट लाइन होगी जो बीचों बीच होगी। तो ये ग्राफ में ऐसे प्लॉट होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही। जब सेकंड 0 था तो 0 मीटर डिस्टेंस था। ऐसे ग्राफ में और चीज़ें मैं आपको बतला भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह इसकी तीसरी टाइप है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का भी डेटा इस तरह होगा, लेकिन यहाँ पे मैं 4 के बाद डायरेक्ट 12 कर लूँ, 12 के बाद मैं डायरेक्ट मान ले 8 कर लूँ, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा हो। ऐसे सिचुएशन में आपके पास वेरिएबल होती है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। तो वेरिएबल स्पीड का हम ग्राफ शराफ में भी बात करेंगे, लिहाजा यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, और इससे ऐसा पूछते भी नहीं। अब वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी को ही समझ लेते हैं कि अब आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं मेरे भाई, इनके डिफरेंस पूछ सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। मैं फिर इनका क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। अगर वेलोसिटी आपने समझनी है तो कैसे समझोगे, सुनो। वेलोसिटी कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ऊपर एरो लिखने का मतलब है क्योंकि ये वेक्टर है, समझ पा रहे हो मेरी बात। अब वेक्टर है तो इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी है, जिस तरह हमने एक बात कही थी, याद रखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ये कहा था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन हमने कहा था एक सिचुएशन में दोनों इक्वल होते हैं, जब पाथ सीधा हो, तो हमने इसे ग्रेटर आर इक्वल बोले थे। इसी तरह यही बात आप इस वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वेलोसिटी हमेशा कम होगी, यानी कि स्पीड डिस्टेंस से कौन निकलता है, डिस्टेंस से स्पीड निकलती है, तो हम इसके लिए डिस्टेंस से स्पीड निकलती है तो हम स्पीड बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट से कौन निकलता है, वेलोसिटी निकलती है, तो हम बोलेंगे जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है वेलोसिटी से, लेकिन एक ही सिचुएशन में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है। ये वो चीज़ें हैं जिससे अभी आगे के लिए आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, उसके लिए ये आप समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। हाँ, और चीज़ें भी समझ लो। अगर डिस्टेंस स्टेट हो तो उस दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता था ना, तो वेलोसिटी और वो भी सेम हो जाएंगी। मैं इसके बाद आखिर में बात कर लेता हूँ, अभी के लिए ये बात नोट करें। इसके बाद वेलोसिटी की अगर और टाइप्स देखें, उसके टाइप्स पढ़ करके फिर हमने वो करना है, क्या करना है भाई,
फिर हमने इनके बारे में ये बात करेंगे तो कि जिससे आपसे क्वेश्चन हो पाए, यानी कि क्वेश्चन हो सके, आप क्वेश्चन करने में आपको मसला ना हो। अब मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपने टाइम एवरेज वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगता है तो एवरेज लिख दिया तो मतलब एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इसका भी क्या होता है, टोटल होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल टाइम। भाई मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूँ लेकिन फार्मूले को छेड़ूंगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम। तो ये होता है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम एस, इसके ऊपर एल लिखेंगे कि टाइम को टाइम लिखेंगे। अब एक और बात आती है इससे, एक होती है जी एवरेज वेलोसिटी, फिर एक आता है जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो इसको ऐसा आप हल्के में ही ले लें क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का ताल्लुक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से है। ऐसी मैथ जो हम नहीं एफएससी में आप पढ़ लेते हो, यहाँ पे आपकी मैथ वो वाली मैथ लगती नहीं है। जो मैथ पढ़ते हैं वही बच्चे समझ सकते हैं। एफएससी में भी जाके जो बच्चे बायो पढ़ेंगे तो उनको फिर भी नहीं समझ आएगी। तो इस चीज़ को हम छेड़ते नहीं है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का ताल्लुक एक अलग वो होता है। अब इस चीज़ को, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एट वेरी स्मॉल इंटरवल। मतलब जैसे आपने पलक झपक के देख लिया, उस वक्त डिस्टेंस जो कवर हो रहा होता है बहुत थोड़े टाइम में, तो उसे आपने एवरेज स्पीड बता दिया था। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का भी यही फंडा है कि आप थोड़े से टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता हुआ आपको लगेगा वो आपकी क्या होती है, वो आपका क्या होता है, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। अब देखें इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़। फिर हमने कह दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, अगर कोई पूछे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में। तो उसे कहेंगे जिस तरह वहाँ पे कवर हो रहा था इस तरह का आप इधर के लिए भी बना सकते हो, व्हेन बॉडी कवर इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। इसी तरह वेरिएबल स्पीड क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम देन इट इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल वेलोसिटी। अब इसमें जो काम की बात है वो ये बताओ, याद रखें जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है ना, डिस्टेंस बराबर हो जाता है किसके, ये बहुत अहम बात है, डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट पे। और ये कब पॉसिबल होता है, जब पाथ सीधा हो, ये हमने पहले पढ़ रखा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया तो डिस्टेंस से कौन निकलता था, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट से कौन निकलती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल हो जाते हैं। हाँ अब देखें, अब दोनों इक्वल है, मतलब ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने का मतलब क्या है, स्पीड वेलोसिटी इक्वल हो रही है। क्यों इक्वल हो रही है, क्यों इक्वल हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल कवर हो रहा होगा, तो ही तो ये इक्वल हो गए। जब इक्वल कवर हो रहा है तो हम कह सकते हैं एक और चीज़, एवरेज स्पीड भी इक्वल हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। अब ये पूछते हैं अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के, अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम and body cover equal displacement in equal time, that at that situation speed and velocity becomes equal, therefore average speed and average velocity will also becomes equal। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे करके लिख लो। अब आ जाओ, इसके साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो भी इक्वल हो जाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसकी इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। भाई इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट के कवर होने से ये सब इक्वल होते हैं। इसको आप लिखो कहीं पे कोने पे करके, और इसको आप बोल सकते हो ये काम का डब्बा है, यानी काम की चीज़ है। इससे आपके सवाल बनेंगे, मैं सवाल मतलब समझ आएंगे, ये मतलब है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और इससे रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं जी। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं स्पीड वेलोसिटी के, कैसे करेंगे। अब स्पीड वेलोसिटी के बेस पे आप दो चीज़ें याद रखें। एक पिछली चीज़ हमने ये याद रखी थी कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो क्या कुछ हो सकता है, वो आपको मैंने बतलाया था। तो वेलोसिटी और क्या चीज़ सेम होगी जी, वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो सकती है। फिर हमने कहा था वेलोसिटी और स्पीड सेम होना, ये क्या बात हुई। तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और साथ में क्या चीज़ सेम हो सकती है, एवरेज स्पीड भी सेम हो सकती है। अगर आप क्या कर लेते हो, अगर आप ये वाली चीज़ याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चन में हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, एक और चीज़ समझो, वेलोसिटी कब चेंज होगी, स्पीड कब चेंज होगी। तो अगर मैं बात करूँ, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर स्पीड तभी चेंज होगी जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाए, चेंज हो तो स्पीड क्या होगी, स्पीड भी चेंज होगी। स्पीड मैग्नीट्यूड चेंज हो तो स्पीड चेंज होगी। स्पीड
के पास मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो स्पीड भी क्या होगी मेरे भाई, स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, ये चीज़ याद रखें। लेकिन यही उसी टाइम पे आपके पास वेलोसिटी के पास क्या कुछ है वो ध्यान करें। ये चीज़ आपने लिखनी है कहीं पे कॉपी में साइड पे करके। वेलोसिटी के पास तीन चीज़ें होंगी, अगर हम तीन चीज़ों के चेंज होने से होती है। क्या क्या है मैं बताता हूँ। वेलोसिटी के पास एक तो डायरेक्शन है, ये सब मानते हो, ठीक है। वेलोसिटी के पास एक चीज़ है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँ मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो तो अब वेलोसिटी भी क्या होगी, हम कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। मैग्नीट्यूड चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी कब चेंज होगी, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। और क्या होता है वेलोसिटी के पास, डायरेक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं अगर डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन अगर क्या हो मेरे भाई चेंज हो जाए, तो हम कह सकते हैं तो भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। डैश डैश का मतलब है चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। एक और चीज़ याद रखें, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के चेंज होने से नहीं होती, इसके अलावा भी अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंज हो जाए, अगर दोनों क्या हो चेंज हो, तो भी क्या हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब सुनो, ये चीज़ इसको समझाना भी है सर। देखो मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब है शुरू में मैं आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा था, फिर एकदम तेज़ हुआ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो रही है इस टाइम पे। अब देखें इस टाइम पे अगर मैं शुरू में अगर बराबर चलता हूँ, देखिए इस वक्त वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम हो रही है। अगर मैं बराबर चल रहा हूँ लेकिन साथ साथ अगर शुरू में तेज़ चल के बाद में आहिस्ता हो जाओ, शुरू में तेज़ चला बाद में आहिस्ता हो गया, तो भी हमारे पास स्पीड चेंज होगी और वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब देखें, अब मैं बराबर चल रहा हूँ, ऐसे गोल घूम रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बराबर बराबर घूम रहा हूँ, जितना घूम रहा हूँ उतना ही घूम रहा हूँ। इस वक्त स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा घूमना, मेरी स्पीड उतनी ही है, मेरा मैग्नीट्यूड इतना ही है। मान ले मैं 2 की स्पीड से घूम रहा हूँ तो मैं 2 ही मेरी स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी इस टाइम पे चेंज हो रही है, क्योंकि मेरी हर टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब याद रखें डायरेक्शन चेंज कहाँ पे होती है, सर्कुलर पाथ पे, गोल घूमने से। इस सर्कुलर पाथ में यहाँ पे वेलोसिटी इधर 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 इधर, तो सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी सेम होती है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इसको यूसीएम बोलते हैं। क्या है, यूसीएम। यूसीएम का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो उस वक्त भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। बस ये चीज़ याद रखो, ये दो वाले डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाले केस दोनों चेंज हो जाए, ऐसा कम आता है। तो अब आ जाओ, आपके लेवल के क्वेश्चन सारे इधर से हल होंगे। अब पहला कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। भाई डिफरेंशिएट करो, एक स्केलर एक वेक्टर है, बोलोगे एक स्पीड एक की यूनिट मीटर पर सेकंड, दूसरी की यूनिट मीटर पर सेकंड, ये वाला फ़र्क कर सकते हो आप। इसके अलावा भी आप ये कह सकते हो कि स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और जीरो भी हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इस तरह आप फ़र्क बता दोगे, ठीक है जी। बाकी इसके फार्मूला लिख के इस तरह फ़र्क आपको आता है, हर कोई स्कूल में भी करते रहो। अब आ जाओ, स्टोन टाई इन अ स्ट्रिंग। एक स्टोन को हमने बांध दिया, यानी कि एक पत्थर को हमने बांध दिया, किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। ये पत्थर है मान लिया, इसको बांध दिया, फिर क्या कहता है, रीलिंग ऑन अ सर्कल। सर्कल में हमने इसको रील किया, घुमाया है। रील का मतलब है घुमाया है। इट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे। तो हम बोलेंगे हर इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती रहती है बिकॉज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी द वेलोसिटी इज चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। एट एवरी इंस्टेंट मतलब हर टाइम पे, एट ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे बोल देंगे। फिर हम देखो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, अंडर व्हाट कंडीशन, ये लिख लोगे ना इस तरह, हाँ इस तरह डायग्राम बना के 2-3 जुमले नीचे 3 लाइनों में लिख लेना, बात पूरी हो जाएगी। अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। मेरे यहाँ पे ये काम के डब्बे में लिखा गया था कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तब इक्वल होते हैं जब पाथ क्या हो, पाथ स्ट्रेट हो। अगर पाथ स्ट्रेट हो तो मेरे भाई वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल होते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल होते हैं। हो सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो अंडर व्हाट कंडीशन, तो ऐसे बोलोगे, व्हेन दिस स्ट्रेट पाथ देन बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, एट दैट टाइम वेलोसिटी एंड स्पीड बिकम्स इक्वल, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल आल्सो बिकम्स इक्वल। ऐसी बातें आप लिख लो, ठीक है जी। अब देखें, कैन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन ए जर्नी बी जीरो। क्या कहता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसी जर्नी में जीरो हो सकते हैं। एक्सप्लेन। देखो, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो बिकॉज एवरेज स्पीड निकली है डिस्टेंस से, तो स्पीड से निकली है, तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो। हाँ, रुकी हुई है तो जीरो हो सकती है। अगर कोई पाथ ट्रेवल कर रही है बॉडी, फिर आप नहीं कह सकते हो कि डिस्टेंस जीरो नहीं होता इसलिए स्पीड जीरो नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हम कह देंगे कि एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो इन एनी जर्नी, आइदर बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ और अ बॉडी इज कमिंग
टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर कंप्लीट द जर्नी। क्या कह रहे हैं सर? नहीं समझ आई होगी। देखें, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि अगर चाहे आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो if a body is moving, ठीक है, therefore average speed can never be zero, but average velocity can be zero because displacement can be zero. Either path is the circular path, means consider a body moving in a circular path and complete its one rotation, then its displacement becomes zero, therefore average velocity will also become zero. तो ऐसे लिख लेना, can average speed and average and instantaneous speed of an object बी सेम ड्यूरिंग इट्स मोशन? यस, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कब इक्वल होती है? जब बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड से, याद रखें, मैंने कहा था यूनिफॉर्म स्पीड से जाने से डिस्टेंस कवर इक्वल हो रहा होता है, डिस्टेंस इक्वल कवर होता है हर सेकंड में। तो हर एक सेकंड के अंदर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, किसी एक लम्हे के अंदर। तो हर सेकंड में इक्वली डिस्टेंस कवर हो रहा है, हर सेकंड में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो भी सेम होगी, तो आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड से। हाँ, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी सेम ड्यूरिंग विच मोशन? ऐसा भी बोल सकता है। दोबारा से, कैन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी सेम ड्यूरिंग विच मोशन? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कब इक्वल हो सकती है? भाई देखो, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब इक्वल हो सकती है? तो व्हेन पाथ स्टेट एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, यानी बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब हो सकता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं या स्पीडोमीटर मीटर बोलते हैं, जो गाड़ी की स्पीड बताता है। क्या वो कार की स्पीड बताता है या वेलोसिटी? मेयर्स कार स्पीड और वेलोसिटी, ये भी अक्सर बाकी बोर्ड की बुक में है, तो हो सकता है यहाँ से उठा के आप लोग इससे पूछे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। नो, इट कैन ओनली मेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड यानी स्पीड मेयर करता है, बिकॉज स्पीडोमीटर कैन नॉट मेयर द डायरेक्शन, आइदर बॉडी इज मूविंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इट ओनली मेयर द मैग्नीट्यूड, therefore speed has only magnitude, therefore it measures only what? Only speed, not a velocity. velocity के अंदर डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन ये बताता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको स्पीडोमीटर। नाम से ही जाहिर है भाई, स्पीडोमीटर ओनली स्पीड मेजर करता है। आप ऐसे ले लो, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ऐसी सिचुएशन बताएं यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो, वाइल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वाइल वेलोसिटी इज नॉट, ये वेलोसिटी अच्छा, या वेलोसिटी ना हो, तो व्हेन अ बॉडी मूव यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कुलर पाथ देन एट दैट कंडीशन, मैंने यहाँ पे लिखाया था स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कांस्टेंट है, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम होगा यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने कहा था मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कह देते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यूसीएम के अंदर सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, देन एट दैट सिचुएशन स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, बट वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज एट एवरी इंस्टेंट, यहाँ पे ऊपर था ना इंस्टेंट वाला, हाँ, बिकॉज एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अच्छा आ जाओ, अब ये PYQs है ना, एक और भी है भाई। ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, गिव रीजन। अब देखो, अगर किसी बॉडी की जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या ज़रूरी है कि वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म? नो, अगर चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो यही वाली बात होगी। In case of circular motion, if a body is moving with uniform speed, then velocity cannot be uniform because in circular path, हाँ straight path में हो सकती है। अब सीधा रास्ता हो, उस केस में आप कह सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। इधर दोनों आंसर दे दो ताकि एग्जामिनर के जो जहन में है वो बात। अब स्ट्रेट पार्ट के लिए लिख रहे हो, एग्जामिनर बोलेगा सर्कल में तो नहीं होती, इसलिए वो मार्क्स काट सकता है। तो आपने दोनों कंडीशन यहाँ पे रख लेनी है कि भाई स्ट्रेट पाथ पे जाने से तो आपके पास क्या रहता है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। यही बात सर्कल के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में आप जाएंगे वहाँ पे भले वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो लेकिन वेलोसिटी, भले स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजेस। तो
तो दोनों सिचुएशन आपने रख लेनी है। इन केस ऑफ व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ देन एट दिस कंडीशन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी इक्वल बिकॉज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड cannot be equal to uniform velocity because when speed is uniform then velocity cannot be uniform because in case of circular motion if the magnitude is constant but due to change in direction direction change होती है ना, इसलिए हम कह देंगे कि velocity जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। When a body move in a circular path its velocity, ये MCQ है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रही हो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी, जीरो होगी, इंक्रीज होगी, वेरिएबल होगी। कांस्टेंट तो नहीं हो सकती भाई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ए ट्रेन इज मूविंग एट, अच्छा इस तरह के MCQs देते हैं अक्सर कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देते हैं। तो इनका एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ, उस तरीके को आप आजमा के देख लें, हर एक के लिए सही होगा। अगर टेबल आता है तो ठीक है, नहीं है तो आप कैलकुलेटर से भी गुजारा कर सकते हो। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना ये 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो आसान सा तरीका क्या है, जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया हो ना उसके साथ 5/18 मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा वो है। क्योंकि अगर आप इस चक्कर में पढ़ते तो शायद आप भूल जाओगे किस चक्कर में, 36 किलो की जगह 1000 लिखो, एक तरीका ये भी होता है, हार्स की जगह 3600 लिखो, तो ये भूल भी जाता है बाज़ दफ़ा। कैसे भूलता है सर, इस तरह भूलता है जैसे कि मान ले 1000 ऊपर लिखना था या नीचे लिखना था, फिर बोलता है जी 3600 ऊपर लिखना था या नीचे लिखना था। तो ये तरीका है, सही है, आंसर ठीक आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग भूल सकते हो, इसलिए सिंपल याद रखें 5/18 से मल्टीप्लाई करके जाना है। तो अगर इससे करोगे तो 18 2 36 होगा और 2 × 5 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ सकता है। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये वाला तरीका आपको भूलेगा नहीं कि 5/18 से करना है, तो ये याद रहता है, तो ये फिर भूल भी जाता है, इसलिए ये तरीका पकड़ लो। इसी तरह देख लें, आपको मैं कोई स्पीड दे दूँ, ऐसे 90 दे दूँ, 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें भी ऐसे करना है 90 और यहाँ पे 5/18 कर लोगे। अब देखें 9 का टेबल तो आता है, 9 2 18, 9 1 9, 10 आ गया ऊपर, 2 5 10। देखो अब 5 × 5 हो जाएगा तो कितना आएगा 25। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप इसको 5/18 से ही याद रख लेना। तो यहाँ पे जो आंसर आता है आपका वो 10 आ जाता है, ठीक है। 36 से आ रही है तो वो 10 आएगा। इस तरह आप चेक कर लो, ये किसी भी उसके लिए सही रहता है। अब ये PYQ था, डिफरेंशिएट बताओ स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आसान है, आप लोगों को आता हुआ मैं नहीं करता। साइकिलिस्ट मूव, हाँ इस तरह की चीज़ें आती है अक्सर कि ऐसे पूछ देते हैं कि एक साइकिलिस्ट है या एक बंदा है जो हाफ सर्कल घूमा या कंप्लीट सर्कल मूव किया, तो इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है। याद ये रखें, अगर हाफ सर्कल होगा ना, हाफ सर्कल होगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस देखो, हाफ सर्कल का मतलब ये है आधा सर्कल, ये पूरा सर्कल है। हाफ सर्कल का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू किया, उसने ऐसे गया, मैं बना के बताता हूँ, ये ऐसे हुआ, यहाँ पे ये हाफ सर्कल हुआ। उस केस में ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये सारा डिस्टेंस जैसे गया है एक्चुअल पाथ, उसका डिस्टेंस होता है मेरे भाई πr के बराबर होता है, याद रखें πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे जाके नहीं ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आपको बीच से शार्ट रास्ते जाना पड़ेगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा अगर हाफ सर्कल बोलता है, याद रखें हाफ सर्कल। डिस्टेंस तो πr लोग हम हर कंडीशन में, अगर वो बोलेगा हाफ सर्कल घुमा है तो πr लेना, ठीक है, या πr लो, या फिर इसको आप r को डबल करते हो ना तो बन जाएगा 2। देखो डिस्टेंस लेना है ना, πr, हाँ बिल्कुल सही है। 2πr पूरा सर्कमफेरेंस होता है तो उसका हाफ करें, देखें इस तरह होगा, 2πr होता है, इसको 2 से डिवाइड करें तो πr आता है, इस तरह करोगे। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायमीटर ले लोगे, डायमीटर लो या रेडियस को डबल कर लो, तो ये आपका क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर वो हाफ सर्कल घूमता है, फुल सर्कल घूमने पे क्या होता है, फुल सर्कल पे ये चीज़ नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, देखें फुल सर्कल पे क्या होता है, ये पूरा घूमेगा, तो उस दौरान में मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा होता है, ऐसे जा 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 रहा होता है, वापस उधर आएगा। तो इस केस में इसका डिस्टेंस तो जीरो नहीं होता क्योंकि वो 2πr के बराबर होगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इन केस ऑफ फुल सर्कल मोशन। अब इसने हाफ सर्कल बोला है, अब देखिए जो कहता है उसके मुताबिक हम करते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन वगैरह असल चीज़ है क्वेश्चन, बाकी टॉपिक शॉपिक तो आपको आ ही रहे होंगे मुझे उम्मीद है,
ठीक है। और सिंपल टॉपिक्स हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन की वैरायटी बन के आती है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब देखिए साइकिलिस्ट है, कंप्लीट किया हाफ सर्कल राउंड सर्कुलर ट्रैक में, डायमीटर उसका दे दिया। अब देखो जो डायमीटर होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने यहाँ पे बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 636 है, 636 इसका डायमीटर है। लेकिन इसका रेडियस अगर मैं पूछ लूँ तो रेडियस डिस्प्लेसमेंट आ गया, बस छोड़ो। अगर हाँ मैं बाकी ये केस कराते तो डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। हाफ सर्कल घूमे तो टाइम कितना लिया, 1.5 सेकंड गया ऐसे, लेकिन हम शार्ट ले लें बीच में से, ठीक है। टाइम कितना ले लिया, 1.5 मिनट है। इसको आप कन्वर्ट करो 1.5, 1 मिनट प्लस 30 सेकंड होगा, 1.5 का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट और आधा। तो 1.5 या तो आप ये कर लो यार, 1.5 के साथ 60 मल्टीप्लाई करो तो ये 90 सेकंड आता है, ठीक है, ऐसे कर लो। तो अब देखें ये वाली चीज़ छोड़ दो, ये टाइम आ गया। अब उसने पूछा इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, 636 है, डिवाइड बाय क्या करोगे, 90 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब सुनो, अगर वो यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी भी पूछ सकता था। अगर खाली एमसीक्यूज में डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये होता। अब स्पीड वेलोसिटी की जगह स्पीड पूछे तो हमें डिस्टेंस निकालना होता। डिस्टेंस के लिए आप पाई आर करते, हाफ सर्कल है ना। अब आर कितना होगा, ये तो डायमीटर था, आर इसका आधा होगा, यानी कि 636 का आधा करोगे तो ये आर होगा 318 आएगा। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख लोगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 318 कर दोगे, तो ये आपका डिस्टेंस आएगा। फिर इसको आपने डिवाइड कर लेना होगा टाइम से, तो टाइम तो वही जाएगा भाई, 90 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपके पास स्पीड आएगी, स्पीड। तो ये ऐसे भी खेल सकता है आपके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर, फिर आगे एक्सेलरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो चलें बच्चों, अब चलते हैं जी। न्यूमेरिकल है एक दो और तरह के न्यूमेरिकल का मैंने आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। और भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, इसकी वैरायटी चाहिए, तो मैंने नोट्स में लिखे हैं वो वाले न्यूमेरिकल जो एक्स्ट्रा हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ए राइडर ट्रेनिंग। ये शायद आपका बुक का न्यूमेरिकल नहीं है, कोई पुराना है, PYQ है। ए राइडर इज ट्रेनिंग हॉर्स मूव 60 मीटर टूवर्ड्स राइट, यानी कि राइट ये होता है ना, उस तरफ गया राइडर, कितना चला, 60 मीटर चला। ये तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी केसेस में किए थे। मान लें राइडर ए से B गया है और 60 मीटर चला है। फिर कह रहा है कि इन 3 सेकंड, और टाइम कितना लिया इसने, 3 सेकंड ले लिया। अब ध्यान से सुनना, then it return to 30 मीटर इन, then it return to लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट है, then it return लेफ्ट 30 मीटर लेफ्ट की तरफ आया, यहाँ से आया 30 मीटर यहाँ बीच तक, मतलब इसके मिड तक आ गया। तो अब यहाँ पे इसने 30 मीटर ट्रेवल किया। अब बोल रहा है कि टाइम कितना लिया, 2 सेकंड लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, शार्ट न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल पूछे तो अगर ज़ाया कर दिए तो गलती है, एमसीक्यूज पूछे तो एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। अब देखें दोनों रुख बता देता हूँ आपको। अब इसका आपने क्या बताना है, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का ताल्लुक किसके होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट इसका ये है, यानी कि स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना फ़र्क रहता है, 30। तो ये मैंने केसेस में कराया था, याद हो आपको, हाँ, नहीं तो वो पेज उल्टा के देख लें। तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, 30 रह रहा है और टाइम टोटल लेना होगा। अब टाइम आप कौन सा लेंगे, यहाँ तो 2 टाइम है, ये 3 सेकंड और ये 2 सेकंड, दोनों को प्लस करके लेना है, याद रखें। 3 और 2 को क्या करना है, प्लस करके लेना है। 30 और ये 5 6 30, यानी 6 आएगा। अगर ये एवरेज वो पूछता, एवरेज स्पीड पूछता, तो टोटल डिस्टेंस कर लेना होता है, यानी कि 60 भी लेना होता है और 30 भी लेना होता है। दोनों टोटल डिस्टेंस का ताल्लुक एक्चुअल पाथ से है। तो 30 और 60 कितना है ना, 90 डिवाइड बाई 5 कर लेते। तो इस तरह से आप एवरेज क्या निकालते, स्पीड निकालते। अगर दोनों पूछता तो पूछ भी सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहें। अब देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो मैंने बोला 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर में करके चेक करो, ठीक है, वो आपका आएगा। अब ये भी है 5/18 से, ये शायद पीछे किया भी था, इसको भी करना। अब ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड में करना, ये एक्सेलरेशन वाली बात होगी। ये एक्सेलरेशन में क्या है, देखो सिंपल सी बात है, 5/18 से करते होते हो ना, नीचे 2 18 रख लो, क्योंकि हार्स के 18 का स्क्वायर रख लो, मतलब 2 दफ़ा 18 कर दो, इससे कर लो। मतलब 18 से कितना आता है भाई, 18 से कितना आता है वो आप करके देखना ना। 18 से कितना आ रहा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, किससे, 18 को, तो 324। बस एक तरीके बताता हूँ,
आप 18 के चक्कर में मत पड़ो, 324 से 5/324 से डिवाइड करो। समझिए अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले जाना है तो 5/324 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो मीटर पर सेकंड से आपने किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में है। अच्छा एक इसका भी बताता हूँ, अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर आवर में करने का बोले, जैसे आपसे कह दे 25 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करो, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम 5/18 करते थे ना। मीटर पर सेकंड से लिखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लो ये बात, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उल्टा नीचे वाली लाइन में लिखें, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर आवर में जाना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये है ना, तो इसके साथ क्या करोगे, 25 के साथ क्या करोगे, 18/5 करोगे। उल्टा, जस्ट उल्टा, जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। 90 आता है आई थिंक, सही है। अब देखें, जहाँ पे इसने बोला था किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड, तब के लिए मैंने क्या बताया, 5/324 बताया, इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर में जाने के बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 324/5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, सिंपल, ठीक है। तो अब आ जाओ जी, उसमें चला जाएगा, मीटर पर सेकंड उसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं, किलोमीटर पर आवर में जाएगा। तो आगे किलोमीटर पर आवर भी लिखना है, आगे क्या लिखना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब आ जाए यहाँ पे देख लें, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, यानी कि यह कह सकते हैं द इंक्रीज इन, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आ रहा है 1 सेकंड में इन यूनिट टाइम। इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन हम इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले क्या होता है। अब देखें इसके टाइप्स होती हैं एक्सेलरेशन की, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भाई ये एक्सेलरेशन की वो नहीं है, एक्सेलरेशन तो जस्ट होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये याद रखें आप, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं और इसको फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करते हैं। और बाद बुक ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हमारे 9th क्लास की बुक्स हैं, एवरेज एक्सेलरेशन के नीचे ही यही चीज़ें देते हैं, तो वो शायद उधर लिखते नहीं एवरेज एक्सेलरेशन, ये होता है असल में एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, तो अब देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई टी कर लेते हैं। वैसे TF माइनस TI होता है तो हम टी एक ही टाइम लेते हैं, टाइम को टाइम से माइनस करो तो टाइम ही तो आएगा, तो AT चला जाएगा उधर, VF माइनस VI होगा, इसको उधर भेज दें, AT प्लस VI होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनती है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, तो इससे बनती है। खैर इक्वेशन ऑफ मोशन आपके इसमें नहीं है तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, तो आप इस फार्मूले को याद रखें, इसको तो रखें भाई, ये तो बनता है ना, दूसरा वाला नहीं बनते थे, दूसरे 2 इक्वेशन से वो नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे अगर आते तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल उनसे भी आते, ठीक है, चैप्टर का 1 शॉट और लंबा हो जाता। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम, यानी इंस्टेंट, स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो खैर ये पूछते नहीं, बेकार है थे आपके लेवल में, तो इसलिए हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा तुम लोग को, ऐसे बताऊँगा कि इससे आपके क्वेश्चन बनते हों, वो क्या चीज़ है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो याद रखें वेलोसिटी यानी कि V फॉर वेलोसिटी, V के ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो याद रखें अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी इंक्रीज होने वाले एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, याद रखें, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उस वक्त आप याद रखें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन होगी इनकी। क्या, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो हम कह देते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये बात याद रखें। वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। ये आप अपना काम का डब्बा समझें इसको, और बहुत काम की चीज़ है मेरे भाई ये वाली, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके बनते होंगे। अब देखें, अब यही क्वेश्चन पहले वाला यहाँ से बनता है एक्सरसाइज का,
कैन कार मूविंग टूवर्ड्स राइट, अगर कोई राइट की तरफ जा रही है, जैसे ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा राइट उधर है, एक कार राइट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन उसका किस तरफ हो, लेफ्ट है, राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लेफ्ट, क्या उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ हो सकती है, हाँ हो सकती है। जैसे मैं उधर जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ तेज़ गया, अब अगर मैं ऐसे जाता हूँ उधर जाता हूँ, लेकिन इधर तेज़ जा रहा था, तेज़ जाके इधर स्लो 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 स्लोली जा रहा हूँ, देखो फिर शुरू में तेज़ जा रहा था ना, शुरू में तेज़ जा रहा था, अब स्लो 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 होके गया, तो अब क्या हो रहा है, मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। स्लो होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब मैंने कहा था वेलोसिटी डिक्रीज हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट। तो इसलिए यहाँ कह देंगे कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज, देन ए डेट सिचुएशन, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड राइट and then it decrease its velocity. Therefore, due to decrease in velocity, direction of acceleration and velocity will be opposite. At that situation, direction of velocity will be towards what? Towards right, and direction of velocity towards right, direction of acceleration towards left. अब इस तरह का एक और सवाल है, किसी और बोर्ड की बुक में था, तो उसी को लेके चलते हैं। देखें, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड एस वेलोसिटी, कि नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी हो और साउथ की तरफ एक्सेलरेशन हो, ऐसा हो सकता है, हाँ। कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड इट डिक्रीज इट्स वेलोसिटी, देन एट दैट सिचुएशन वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स साउथ। ऐसे पूछ सकते हैं। लफ्ज़ों की हेर फेर है, कंसेप्ट बात वही है। अब एक और है, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल टेल विच सिचुएशन, ये सिचुएशन हो सकती है। एसीसी का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैस हो सकता है। इफ ए बॉडी इज इंक्रीज इट्स वेलोसिटी देन एट दैट सिचुएशन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल बी सेम, ऐसे बोल देना है। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ एक्सेलरेशन जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। व्हेन बॉडी इज, अच्छा इसकी एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ से है ना। अच्छा आओ जो एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, मतलब मान ले कंसीडर फॉर एग्जांपल ए बस मूविंग फ्रॉम अ बस स्टैंड, अगर कोई बस है वो अड्डे से चलना शुरू कर दे, अड्डे से चलना शुरू कर दे, वो बस अगर चलना शुरू कर दे तो वो अपना एक्सेलरेटर दबाते जाते हैं, ठीक है जी। तो रेजिंग के टाइम पे या उसको स्टार्ट करते वक्त उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, उस दौरान हम कह देते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन सेम होगा। अब देखें, द एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस, अगर मान ले बस इज स्टॉप एट बस स्टैंड, अगर बस स्टैंड पे रुक रही हो उस वक्त क्या होता है, अपोजिट होता है एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को जस्ट आप वेलोसिटी ले लो, तो वेलोसिटी उस वक्त क्या हो रही होती है, जब बस स्टॉप कर रही होती है उस वक्त वेलोसिटी भले आगे हो रही होती है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे हो रहा होता है, तो अगेंस्ट हो सकता है भाई। एक्सेलरेशन इज जीरो एंड बॉडी इज इन मोशन, क्या एक्सेलरेशन जीरो और बॉडी मोशन में हो, ऐसा हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। मान ले अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इसके लिए भी मैं आपको एक वो बता देता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये एक इस क्वेश्चन में नहीं बाकियों में भी काम आएगा, ये वाला टोटका, ये टोटका है, इसको लिख के रख लो अपने पास। ये टोटका समझते हो ना, देसी टोटका है, ये टोटका लिख के छोड़ देना है आपने, ठीक है। ऐसे टोटके काम आते हैं। अब एक टोटका और बता देता हूँ। वेलोसिटी के पास क्या होते हैं, देखें वेलोसिटी के पास दो तीन चीज़ें होती है। एक है मैग्नीट्यूड, अगर मैंने बोला मैग्नीट्यूड चेंज हो तो क्या एक्सेलरेशन होगा? हाँ एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। अगर मैं बोल दूं वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होगा। अगर बात याद रखें, डायरेक्शन चेंज, अगर ये दोनों सेम है, अगर दोनों चेंज होगा, अगर दोनों चेंज हो रहे हो, तो भी एक्सेलरेशन होगा। अब ये अलग अलग तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखें, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जैसे मेरा डायरेक्शन आगे की तरफ है और मैं जा भी एक ही लेवल में जा रहा हूँ, मतलब एक सेम स्पीड से जा रहा हूँ, तो उस दौरान होगा क्या कि मेरे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे, तो इसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? उस वक्त
वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। जैसे मान के चलें इनिशियल वेलोसिटी मान लें 5 थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो भी 5 है और डायरेक्शन सेम है। मैं आगे जा रहा हूँ 5 से और 5 से ही फाइनल, मतलब इधर भी गया हूँ, जब इधर शुरू इधर से क्या था तब भी 5 है, अभी भी 5 है, तो इसका मतलब मेरी सेम है फाइनल। तो इस दौरान जब एक्सेलरेशन आप लोगे ना तो वी एफ माइनस वी आई कर लोगे बाई टी कर लोगे। वी एफ कितना है 5 माइनस 5 डिवाइड बाई टी 0 आएगा, तो इससे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एक्सेलरेशन 0 और बॉडी मोशन में जस्ट पॉसिबल है इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट दैट सिचुएशन एक्सेलरेशन इज 0। और इसको लिख लो और ये काम आएगा आपका। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, विच कंट्रोल इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट। कार के अंदर जो डिसेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो चीज़ क्या है। देखो, डिसेलरेशन कराने के लिए ब्रेक लगी होती है, ब्रेक जो है ना वो रोक देती है गाड़ी की, तो डिसेलरेशन का काम ब्रेक का होता है। एक्सेलरेशन लाना, डायरेक्शन चेंज करना, ये स्टीयरिंग का होता है, ठीक है जी। स्टीयरिंग जो है डायरेक्शन चेंज करती है, तो इसलिए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का कार के अंदर काम इनका है, ठीक है। तो इसको आप सेंटेंस बना लो, ठीक है। व्हेन अ बॉडी apply brake then at that situation velocity will be decreased, then it will decelerate. For accelerating we use steering to change the direction. If we change the direction with the help of steering then the car है ना, हाँ, कार विल हैव एक्सेलरेशन, ठीक है जी। या एक्सेलरेटर भी होता है, एक्सेलरेटर की मदद से हम एक्सेलरेट करवाते हैं, ये भी देख सकते हो। इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी हैव एक्सेलरेशन, अगर ये क्या मुमकिन है किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो व्हेन इट इज़ मूविंग, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो। कांस्टेंट स्पीड से जाने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होता है एक्सेलरेशन होगा। अगर देखो अब यहाँ से मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन फिर भी होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो तो एक्सेलरेशन होगा, ये लिखा है ना यहाँ पे। मैग्नीट्यूड सेम हो तो फिर क्या पता एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने से आता हो, क्योंकि डायरेक्शन की चेंज कहाँ पे होती है, सर्कुलर पाथ पे। तो यहाँ हम बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कैसे सर, समझ नहीं आई। देखो मैं आसान सी बात बताता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट होगा उस वक्त स्पीड तो कांस्टेंट होती है, बट हमें क्या पता कि शायद वो जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही हो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड आपने फिक्स कर दिया, डायरेक्शन के चेंज होने से शायद क्या पता एक्सेलरेशन हो जाए। जैसे सर्कल में मैंने बोला था, अगर सेम स्पीड से घूम रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तो इसको इसलिए हम कह देते थे कि वहाँ पर एक्सेलरेशन फिर भी होता है। तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा जरूर नहीं हो सकता। पॉसिबल फॉर बॉडी हैव एक्सेलरेशन, मतलब हाँ, ये यहाँ पे अगर कांस्टेंट स्पीड से जाए तो यस इट इज़ पॉसिबल फॉर एक्सेलरेशन, यस पॉसिबल एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, यस एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पहले वाले में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि किस वजह से एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन की चेंज होने से। दूसरे वाले में बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम बोलेंगे इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी बोथ विल कांस्टेंट, देयरफॉर द एक्सेलरेशन विल बी 0। इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड द मैग्नीट्यूड विल कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज टिल चेंजिंग, डायरेक्शन अभी भी चेंज होगी, इस वजह से हम बोल देंगे एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वाले लेक्चर, नेक्स्ट वाली स्लाइड की। तो हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। PYQs है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, इससे रिलेटेड अक्सर पूछे गए हैं, कुछ मैंने नहीं लिखे हैं, वो इजी थे इसलिए, ठीक है। वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स के लिए रब्ता कर सकते हैं भाई, कहाँ पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, वो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 031759188859, इस पर रब्ता करके आप बोलें हमें एक ग्रुप में ऐड कर दें। उस ग्रुप में जाके आप रिस्पेक्टिव टीचर की से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर मुझसे भी डाउट सॉल्व करने हैं तो आपने इस पे तो ग्रुप में ऐड होने के लिए है ना, मुझसे डाउट सॉल्व करने के लिए इंस्टा पे आप मुझे टैग कर सकते हो, फ़ोटो भेज सकते हो, उस पर आप रब्ता कर सकते हो, सर जी ये क्या होगा। तो इंस्टा की आईडी है मेरी भाई YASSER अहमद, आगे लिखा होगा PDW, तो ये आपने नोट कर लें, इस पर अपने डाउट्स सॉल्व पूछने हैं, सही है, जिससे भी रिलेटेड आते हैं। तो मिटा देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट आ जाए जी, क्या कह रहे हैं कि एक कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि कार ट्रेवल करिए 10 से
एक्सेलरेट की है इसने, एक्सेलरेशन उसका दिया, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। देखो जो जो दे दिया ना उसके मुताबिक अपने पास डेटा लिखते जाओ। सबसे पहले उसकी स्पीड दी है, तो क्या पता ये एक स्पीड दी हुई है, एक और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी उसने दिया है 10। अच्छा 8 यूनिट से पकड़ लो, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यूनिट से आप ये बात समझे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि एक वेलोसिटी ऊपर दी हुई थी, एक और दे दी तो मतलब फाइनल पूछ रहा है, एक और पूछ रहा है तो फाइनल पूछ रहा है। तो टाइम कितना है 5 सेकंड। आप अपने लेवल पे ऐसे याद करो। अब देखो वो लेक्चर नहीं है कि यहाँ पे मैं आप एक एक चीज़ को डिटेल में या कह लें उस तरह समझो, अभी आप अपने उस हिसाब से पढ़ लें जिस हिसाब से आपने पेपर करना है। तो मेरे भाई व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, देखो ये फार्मूला मैंने वहाँ पे लिखवाया था, एक ये वाला फार्मूला VF इक्वल टू VI प्लस AT। ये कैसे आता था, एक्सेलरेशन से आता था। VF माइनस VI/T था, इस T को इधर पे आया था AT, और यहाँ पे VF माइनस VI था तो इसको इधर बोल के VI प्लस AT बोल सकते हैं ना, तो इस तरह बना था। अब VF फाइनल वेलोसिटी पूछा, VI कितना है, VI 10 है, A कितना है 2 है, T कितना है 5 है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जगह 10 तो 2 5 10 यानी कि 20 हो जाएगी। क्योंकि 5 सेकंड के बाद अगर 2 से चलता रहा है तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होनी है, 20 होनी है। ठीक है 20 की तरह, हाँ ये वाला है। इसी तरह ये पूछ रहा है एक और, व्हेन अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, एक कार है जो मूव कर रही कितनी वेलोसिटी से, 5 से कर रही, 5 से कर रही, 40 से कर रही, 40 से कर रही थी, कर नहीं रही है, 40 से कर रही थी, तो इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल 40 है। अब देखते हैं, हमें इनिशियल है फाइनल है नहीं पता, बस 40 है ये पता। अब इनिशियल फाइनल का डिसीजन जब पूरा पढ़ने के बाद करोगे आप, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये इनिशियल है, अब इनिशियली विद 40 मीटर बोलता तो इनिशियल ले लेते। अब इनिशियल है या नहीं ये बोला नहीं है तो इसलिए हमने छोड़ दिया। स्लो डाउन हुआ मतलब आहिस्ता कर दिया, क्यों क्या, क्योंकि स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 20, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होते होते 20 होगी। अब एक और दे दी तो मतलब बाद वाली फाइनल होगी, एक 20 वाली फाइनल होगी, ये इनिशियल होगी। मुझे इस तरह पता चला यहाँ से, मतलब एक और दे दी तो वो फाइनल है। इन 4 सेकंड टाइम पूछा है भाई, वेलोसिटी कम हो गई ना, 4 सेकंड में क्या होगी। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला लगेगा, VF माइनस VI डिवाइड बाई T होना है। VF कितना है मेरे भाई 20 है, VI कितना है 40 है, डिवाइड बाई 4 है, तो ये आएगा माइनस 20/4, 4 5 20, तो ये आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूँ करके आपने सॉल्व करना है। माइनस इसीलिए आया क्योंकि डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैंने वहाँ नहीं बताया, यहाँ बता रहा हूँ। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं, तो ये आपके याद होना चाहिए। मैंने खैर नोट्स में लिखा था, यहाँ बोलने में मैंने नहीं बोला, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचा सकूँ यार। अब आ जाओ, तकरीबन हम चैप्टर के समाप्ति पे जा रहे हैं, यानी कि ख़त्म होने पे जा रहे हैं कि यहाँ पे अब इसके बाद जो है आगे ग्राफ आएंगे, वो मैं आपको वहाँ से किस तरह के पूछते हैं उस तरह की चीज़ बता के छोड़ दूँगा। न्यूमेरिकल्स देखें, एक ट्रेन है स्लो डाउन हो रही है 80 से। अब यहाँ 80 का मतलब क्या है, इसकी स्लो डाउन हो रही है, मतलब 80 है वेलोसिटी, 80 कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 कर लो। अब इसको करोगे तो शायद 21.2 मीटर पर सेकंड आता है, मुझे ऐसा लगा मेरे के, ठीक है, मैंने चेक किया था इसको, आप चेक करो, शायद 21 पॉइंट कुछ आता है। विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसका रिटार्डेशन है तो ये नेगेटिव होगा, ये एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना होगा, -2 मीटर पर सेकंड के रिटार्डेशन में नेगेटिव लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम पूछ रहा है भाई, टाइम पूछ रहा है। अच्छा स्पीड, अच्छा इतने टाइम, मतलब विल इट टेक टू अटेन, अगर वो स्पीड को कम करते करते स्लो डाउन हो रहा है, 80 से कम हो रही स्पीड, स्लो डाउन होते होते 20 होने तक कितना टाइम लगेगा, यानी कि उसकी स्पीड 20 होने तक, यानी कि ये इनिशियल है, इसका मतलब है यानी कि फाइनल जो है वो क्या बोल रहा है, फाइनल कितनी हो जानी चाहिए 20 होनी चाहिए। अब उसके साथ भी आप 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे हिसाब से 5 पॉइंट कुछ आती है, 5.6 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा कुछ है, या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट कुछ होगी, हाँ 5.6 कुछ है, नहीं भाई 6 है, चेक कर लो, चेक कर लेता हूँ। 5/18 क्या है, बोल भाई 20 और 5 तो देखो आसान सी बात है, 5 to the 10 100 डिवाइड बाई 18 करें, 100 डिवाइड बाई 18 5.5 आती है, मैंने 6 लिख दिया, सही है। अब देखें, अब टाइम पूछा है ना, तो अब यहाँ से निकालोगे VA इक्वल टू VF माइनस VI/T है, तो T को, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है शायद आपका,
नहीं एक्सरसाइज का नहीं, वी एफ माइनस वी आई बाई ए आएगा। तो टाइम पूछ रहा है, वी एफ कितना है, वी एफ वो 21 है ना, एफ 5 है 5.5, वी आई कितना है 21.2 डिवाइड बाई ए कितना दिया हुआ है -2, इसको डिवाइड करना टाइम आएगा। ठीक है जी, हल करना आता है, ओहो माइनस कर लो 2 से डिवाइड करो, इतना तो आती ही, मैथ नहीं आती है तो फिर क्या, कैसे नाइन्थ में आए हो। ये भी हो गया डन। अब आ जाओ वो वाले, माइनस करो 5.5 माइनस, कैलकुलेटर में डाल के नीचे नहीं हो रहा तो अब 1 थोड़ा आपको भी घिसना चाहिए ना, सिर्फ हमें घिसाओगे हम तो घिसते रहे। देखो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है ये, एक 10 सेकंड साइकिलिस्ट इंक्रीज कर रहा है, 10 सेकंड इन 10 सेकंड, टाइम ये 10 सेकंड है। ये 10 सेकंड में एक साइकिलिस्ट है, उसने इंक्रीज़ की अपनी स्पीड को 5 से 7 बना दी, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, 5 किलोमीटर आर थी, 5 किलोमीटर पर आर थी, इससे उसने कितनी कर दी अपनी वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर आर कर दी। अब ये 5 वाली बात है ना, इसमें क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर लोगे, क्योंकि 25/18 कर लोगे, इस तरह जितना भी आता है उसको आप लिख लोगे। ठीक है जी, 25 डिवाइड बाई क्या है 18 है, तो इसमें आपका आंसर आता है 1.38। ठीक है, 1.38 मीटर पर सेकंड। किसी को नहीं आ रही ऐसे कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर लोगे, 5 7 35 होगा, 35 डिवाइड बाई 18 कर लो। टेबल में तो नहीं आते ना, हाँ नहीं आते तो फिर पॉइंट वाली बात चली जाएगी, इनको चाहिए टेबल में वाली दे दें। 1.94 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी ये आ गई। अब बोल रहा है कि इन सेम टाइम, मतलब जो इतनी ही टाइम में 10 सेकंड में इसने अपनी वेलोसिटी यानी कि 5 से 7 बढ़ा दी थी किलोमीटर में, यानी कि 1.38 से 1.94 मीटर पर सेकंड बढ़ाई थी। तो बोल रहा है इतने ही टाइम में अगर कोई कार है वो भी एक्सेलरेट कर रहा है, इन सेम टाइम कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच हैज़ ग्रेटर। अब एक कार भी थी ना यहाँ पे, मैंने पूरा नहीं लिखा, हाँ चलिए, हाँ वाइल अ कार मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार मूव कर रही है रेस्ट से, हाँ यहाँ से आगे, तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 होगी, क्योंकि रेस्ट से शुरू, जब रेस्ट बोलते हैं तो ये याद रखो यार, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलता है या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलता है तो उस वक्त आपने इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेनी है। ड्रॉप बोलता है तो भी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है 0 बोल देनी है, ड्रॉप में ऊपर से छोड़ने पे ये आगे आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। फिर अगर वो बोलता है स्टॉप बोलता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर देनी है, ये आप अपने पास कहीं लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी ये है, स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रेस्ट से चल रहा है, वाइल कार मूव फ्रॉम रेस्ट, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 20 हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 20 हो रही है, क्योंकि 20 नहीं हो रही बल्कि 20 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो अभी इसको किए थे 20 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता था 5.5 मीटर पर सेकेंड आता था। अब दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, निकाल के चेक करो भाई, एक्सेलरेशन ऑफ कार निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे क्या करोगे टाइम। अब देखें एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है 5.5 है फाइनल वाला, और शुरू वाला 0 है, नीचे कितना रखें 10, तो ये आपके पास बनेगा 5.5 डिवाइड बाई 10 करोगे। अब 10 करने से ये आएगा 0.55 आएगा, समझ गए हो, हाँ जी 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये एक्सेलरेशन कार का आ गया। अब दूसरा एक्सेलरेशन जो साइकिलिस्ट का है वो क्या आएगा, साइकिलिस्ट के लिए फाइनल क्या है 1.94 माइनस 1.38 डिवाइड बाई 10 कर लोगे। देखो 1.94 करते हैं, माइनस किससे करना है 1.38 से करना है, तो ये आता है मेरे भाई 0.56 आता है, डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये 0.056 आएगा। तो मेरे भाई इसका मतलब है कार के पास ज़्यादा एक्सेलरेशन है, आप समझ गए हो। तो इतनी सी बात थी, बाकी आपने समझ गए होंगे, ठीक है, ये बात नोट करो भाई, बाकी नहीं। हमको मिली आपसे खुशियाँ नसीब से, चलो आ जाओ। क्या है जी, ए कार स्टार्ट हर मोशन, है स्टार्ट्स हर मोशन, एक कार नहीं गर्ल स्टार्ट, एक लड़की है स्टार्ट कर रही है, चलना शुरू की है रेसिंग बाईसाइकिल में, इन स्ट्रेट लाइन सीधे लाइन में चली है बेचारी, एट स्पीड ऑफ 50 से चली है, 50 से चली है, मतलब इसकी स्टार्ट की है, तो इसकी मुझे नहीं पता भी ये कौन सी स्पीड है, तो मैंने कहा इसको वी ही है, किलोमीटर पर आवर है, तो भाई 50 को क्या करें 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 200 डिवाइड बाई 18 कर लोगे, ये 250 भाई क्या आएगा 250 डिवाइड बाई 18 कर लेने से ये आता है 13.88, ये 13.8 मीटर पर सेकेंड होगी। गर्ल्स की स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी, कांस्टेंट रेट से जा रही है। इफ़ शी स्टॉप, हाँ स्टॉप किए तो फाइनल 0 होगी,
तो ये तो इनिशियल मुझे लगी क्योंकि स्टॉप किया आखिर में आफ्टर 60 सेकंड, यानी कि टाइम उसका कितना है 60 सेकंड है। तो पूछ क्या रहा होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए वी एफ माइनस वी आई कर लो, टाइम कर लो कर लो कर लो कर लो, 0 माइनस वी आई कितना है बोल 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 बोल, टाइम कितना है बोल 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 60। तो एक्सेलरेशन आएगा 13 पॉइंट कितना आ रहा है मेरे दोस्त 13.8 डिवाइड बाई 60 कर लो कर लो कर लो कर लो, तो 0.23 हो रहा है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आगे अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, मिटाऊँ इसको, मिटाएं सर मिटाएं, ये एक्सरसाइज का था भाई, इसके लिए नहीं, बस तुम्हें ज़रूरत ये है कि आपको आ जाना चाहिए। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये समझा रहा हूँ कि बॉडी विच, देखो द बॉडीज आर फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये अगर इसको मैं छोड़ देता हूँ तो ग्रेविटी ज़मीन की फोर्स इसको खींच के ले जा रही है, ठीक है, तो उनको हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। ऐसी बॉडीज जो ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रही हो, फॉल कर रही हो, तो उसे हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ कहते हैं। द एक्सेलरेशन विद विच बॉडी, जिस एक्सेलरेशन के साथ इस मार्कर की स्पीड या बॉडी की स्पीड बढ़ रही होती है ऊपर से नीचे आते हुए, जब इसीलिए कोई भी बंदा ऊपर से नीचे टपक जाता है, गिर जाता है, कोई भी चीज़ फेंक देते हो तो नीचे जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ऐसे नहीं कि कम हो रही है, इसलिए क्योंकि ग्रेविटी बढ़ती जाती है। इसलिए कोई चीज़ ऊपर खाई से या पहाड़ से या कहीं से गिर लेती है ना, गिरती है तो उस वक्त उसकी स्पीड बढ़ती जाती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी के बढ़ने से उसकी स्पीड बढ़ेगी और नीचे जाके चोट लगेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उस वक्त क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक्सेलरेशन लगता है नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी को स्पीड अप कर लेता है। जो बॉडी स्पीड अप होती है उसमें एक्सेलरेशन होता है, जो बॉडी स्पीड डाउन होती है उसमें डिसेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन विद विच बॉडी फॉल, जिस एक्सेलरेशन से बॉडी फॉल कर रही हो, फॉल मतलब गिर रही हो, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। जैसे एक मोशन में ले लेता हूँ, यहाँ से किसी बाल को ऊपर फेंका 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 ऊपर टॉप पे गया, इस वक्त ऊपर टॉप पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो याद रखें एट द टॉप ऑफ अ जर्नी द वेलोसिटी इज 0 फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसा पूछ भी लेते हैं अंडर विच सिचुएशन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0, दिस इज द वे। यहाँ पे होती है, ऐसा एक सवाल पूछते हैं, वो पीछे था लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं डिस्कस किया, यहाँ पे करना चाह रहा था, तो यहाँ पे मैं ओरली करके जाता हूँ कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रो अपवर्ड देन एट द टॉप इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए वेलोसिटी 0 होती है। देखो जब भी वेलोसिटी 0 क्यों होती है आप ये सोच रहे होंगे ना, क्योंकि इतने स्मॉल टाइम में, इतने छोटे टाइम में बॉडी का एकदम पलट जाना, बॉडी का वेलोसिटी चेंज होना ये मुमकिन नहीं होता बगैर वेलोसिटी 0 हुए। क्या मतलब सर, देखो एकदम बॉडी इधर से वापस नीचे आती है ना, अगर ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से वापस नीचे की तरफ आती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो याद रखें डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज करने के लिए बहुत बड़ी फोर्स का लगना ज़रूरी होता है। तो बहुत बड़ी फोर्स जब लगती है और बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करवाती है तो वो ऐसे ही नहीं होता एकदम चेंज हो गई भाई, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम के लिए 0 होना होता है, 0 होके ही पॉसिबल होती है, ठीक है जी, 0 होके ही पॉसिबल होती है। तो हमने यहाँ बात की फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब एक चीज़ याद रखें, जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, वी नीचे की तरफ का मतलब है वी नीचे की तरफ है डिक्रीज़ हो रही होती है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगा। अब वेलोसिटी हमने वहाँ पे याद रखी, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी अपवर्ड है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उस वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए हम नीचे से ऊपर जाते वक्त जी की जो वैल्यू होती है उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है जी। इसीलिए ऊपर से नीचे आते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, यानी वी इंक्रीज़ होता है, इसलिए जी की वैल्यू को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अपवर्ड थ्रो करते वक्त जी की वैल्यू को नेगेटिव, डाउनवर्ड आते वक्त जी की वैल्यू को पॉजिटिव, ठीक है जी। और याद रखें नीचे से थ्रो से अपवर्ड जाता है, जब अपवर्ड जाएगा उस वक्त वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं, क्योंकि डिसेलरेशन में अपोजिट होते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे ए को जी लेंगे, ठीक है, ये बात भी याद रखें। और अगर डाउनवर्ड आ रहा हो, ये याद रखें कुछ चीज़ें हैं, डाउनवर्ड आ रहा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है सेम होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अब एक और चीज़ याद करनी थी, निकल गई, आ जा भाई आ जा। हाँ, ये जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये ए इक्वल टू क्या था, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी था ना। अब के बाद जी होगा, ए की जगह क्या लिखेंगे, जी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी होगा। एक जो फार्मूला हमने पढ़ा था वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था ना, ये प्लस ए टी की जगह जी टी हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। वी आई प्लस बोल भाई बोल
वी आई प्लस जी टी आएगा, बस एक ही जगह जी आएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस उसी तरह होंगे, बस फाल की बात हो रही होगी, इस पे बेस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे ग्राफ वगैरह पे चले जाते हैं। सही है, तो चलें जी बच्चों, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसी मोशन अंडर ग्रेविटी की बेस पे 3 तरह के न्यूमेरिकल देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये बातें याद रखें कि ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे ये एमसीक्यूज बेस पे पूछते हैं। ए बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, एक बाल को ऊपर फेंका है, ठीक है, एक बाल को ऊपर फेंका है, दैट इट टुक 2 सेकंड टू रीच एट टॉप, ये टॉप है, इस तक पहुंचने में इसने 2 सेकंड लगा लिए। अच्छा, टॉप आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, उसके बाद ये बाल नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया बैक। व्हाट वाज इट्स विच स्पीड इट थ्रोन, कितनी स्पीड से इसको फेंका है, मतलब शुरू में कितनी स्पीड से फेंका है वो निकालना है। टॉप पे जाके तो आपको पता है 0 होती है स्पीड। तो अब एक्सेलरेशन यहाँ पे g होगा, और g को मैं मान के चले 10 ले लेता हूँ, 9.8 होता है लेकिन 10 भी ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब हमें vi चाहिए, देखो vf इक्वल टू किसके था, vi प्लस gt था। अब vi चाहिए ना, तो इसको इधर भेज दो, तो vf माइनस at इक्वल टू gt करना है, gt इक्वल टू vi बचेगा। vf कितना है 0, माइनस g कितना है, नीचे से ऊपर जाते वक्त g को नेगेटिव लिया जाता है, तो नेगेटिव लो ना, -10 आएगा। और टाइम को कितना लेंगे 2, तो vi कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 10 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। भाई 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस करते हो ना, इस तरह के पूछते हैं। ये कितनी स्पीड से फेंका, एक इस तरह वाले होंगे, और ऊपर से ड्रॉप करते वक्त कितनी स्पीड से जाके नीचे लगा, ये भी पूछते हैं। आयरन बॉब इज ड्रॉप, अब एक बॉब को ड्रॉप किया है, आयरन के बाल को या बॉब को कह लें, नीचे की तरफ। अब ड्रॉप करते वक्त मैंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना, पीछे हमने बताए थे। टॉप ऑफ टावर से रीच ग्राउंड इन 4 सेकंड, ये नीचे तक आने का टाइम कितना लिया इसने, 4 सेकंड का ले लिया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे जाके इसकी जो कितनी स्पीड से ये लगा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अब इसका एक्सेलरेशन g होगा, और जो कि 10 के बराबर हो सकता है। अब हमें vf इक्वल टू क्या होगा, vi प्लस gt करेंगे। at तब करना जब मोशन अंडर ग्रेविटी ना हो, तो at करते हैं। vi कितना है, बोलो 0, g कितना, अब g पॉजिटिव हो गया इस दफ़ा, 10 × 4 तो कितना आएगा, नीचे जाते वक्त g पॉजिटिव होता है, 4 10 40, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये होते हैं। अब एक और तरह के भी पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ठीक हो। अब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पूछिए, कितनी स्पीड से फेंका, ये विद व्हाट स्पीड इट वाज थ्रो, ये होगा कितनी स्पीड से फेंका। एक कितनी स्पीड से जाके स्ट्राइक किया, ये वाले पूछते हैं। अब तीसरे तरह के जो पूछते हैं वो ये हैं कि कितना टाइम लगा उसको पहुँचने में। जैसे यहाँ से ऊपर कोई चीज़ फेंकी, कोई क्या बोलते हैं, एरो इज बो, यानी कि एक तीर और कमान की बात हो रही है, ठीक है। एरो इज यानी कि तीर को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ बो, कमान से, तीर कमान ये वाला होता है ना, इससे ऊपर की तरफ फेंका। तो बोल रहा है कि अपवर्ड थ्रो किया है व्हेन इट लीव द बो, जब ये यहाँ से जा रहा था उस वक्त इसने 30 मीटर से फेंका है, इसको भेजा है, ठीक है। तो बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद, मान ली यहाँ से इसने वापस लौट के आना है, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो इसने बोल रहा है यहाँ से जहाँ जाने में, बो ने जहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया है वो बताना है। अब एक चीज़ याद रखो, एक्सेलरेशन जो है वो g होगा, और g को मैं 10 ले रहा हूँ अभी के टाइम पे। तो देखो g इक्वल टू vf माइनस vi, ये एक्सेलरेशन वाला फार्मूला था ना, इधर t था, अब t चाहिए, इसको इधर ले आओ। t इक्वल टू vf माइनस vi बाई g हो जाएगा, t इक्वल टू vf, ऊपर जाके 0, vi कितना है, vi कितना है 30, और g को हम -10 लेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त माइनस होता, माइनस से कट गया, 30 डिवाइड बाई 10 किया, 0 से कटा 3 सेकंड, ये 3 सेकंड लगे इसको। अब बच्चों इसके बाद मैंने आगे ग्राफ वाले हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें ग्राफ की टाइप्स होती हैं, ठीक है, कि उन टाइप्स को आपने कर लेना है, ठीक है। उसको मैंने अच्छे से किस तरह से ग्राफ से क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन के साथ जहाँ पे लिखा है नोट्स में, तो नोट्स में मैंने आपको पीछे नंबर दिया था ना, वो नंबर आप नोट करें। तो मैंने यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ग्राफ से वो भी दिया हुआ है, और कितने तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं ये भी आपको नोट्स में दिए हैं। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन हल हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो खैर। तो क्वेश्चन एक अब दिए, इतने क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादातर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्या होगा, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ क्या होगा, ये चीज़ें, रेस्ट का ग्राफ क्या होगा। इसी तरह ये एक्सेलरेशन के भी ग्राफ है, नहीं स्पीड टाइम के भी ग्राफ हैं, उनको भी मैंने वहाँ पे दे दिया है, तो आपने उनको ज़रूर देख लेना। तो
वन शॉट 2 घंटे से ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो अब जो चीज़ें रहती हो ना, उसको हो सके इन फ्यूचर किसी वीडियो में हम ऐड करके उसको दे दें या उसकी अलग सी वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के अंदर, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। शुक्रिया आप लोगों का, यहाँ तक बैठ के एक सब्र और तहम्मुल से आप सुनते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। तो यही आपकी जो चाहत है, मतलब जो पढ़ने की एक अंदर एक चाह है, मतलब उसको आप बेकरार उसको आप बनाए रखते हो, तो इसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।